अब आपको वो बच्चा चाहिए जो बच्चा एक फेक स्टैंडर्ड ऑफ डिग्रीज से भी गुजरे। आई एम सॉरी टू से दिस, यानी उसको एक ख़ास तरह का जगह पे होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचेगा, जब तक वो उतने पैसे नहीं कमाएगा, तो आपके घर में एयर कंडीशनर नहीं लग सकते, अब वो घर आपके मार्बल नहीं हो सकते, आपके वॉशरूम्स हैं वो टाइल नहीं हो सकते, आपको गाड़ी भी एक छोटी मोटी कोई ख़रीदनी है, आपको बाहर भी जाना है, आपको उसको जो बीवी लेके आनी है वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, चाहे आप उससे नौकरी कराना चाहें या ना कराना चाहें। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को जो लग्जरीज थी वो ज़िंदगियों में नेसेसिटीज़ के तौर पर शामिल किया। अब एक दौड़ शुरू हो गई, इस दौड़ के अंदर आप बच्चे के साथ वही काम कर रहे हैं जो आप घोड़े के साथ करते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस ये वाला रिजल्ट हमारे पास निकला है इज बिकॉज हमारी जो नेसेसिटीज़ की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। व्हेन आई हियर फ्रॉम माय पेरेंट्स, उनके ज़माने के अंदर जो BMX और जो क्रिकेट का बैट लेके और जो एक साइकिल लेके जाना, जो वो स्टैंडर्ड था ना, आज उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सिविक और ग्रांडे चाहिए। 4 साल का 5 साल का बच्चा बात ही ये करता है कि AI को प्रॉम्प्ट क्या देना है, वो अल्फाज जो हमने 40 साल की उम्र के बाद सीखे, और इसको हजम करने के लिए जो ज़र्फ चाहिए शायद उसकी कमी। हम ये समझते हैं कि जो मुश्किल हमने गुजारी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में अपनी ट्रांजिशन में, वही बच्चे को सामने फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो पैदा ही उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो इंसान, वो बच्चा, वो मैन खुद भी इसके अंदर रहना चाहता है? बिकॉज वंस यू टच 18, 20, 22, यू थिंक कि इस तरह का भी एक फीलिंग आती है कि यू वांट टू बी इन योर ओन कंफर्ट जोन। एक मैन चाइल्ड है, अब उसकी शादी होनी है, ठीक है। अब वो जो लड़की है उसको वो क्या रेड फ्लैग जहन में रखने हैं कि सामने वाला जो है वो दिखने में तो माचो मैन है लेकिन है मैन चाइल्ड, यहाँ से अभी वो 7-8 साल का ही है। वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, अलमौरिद वुमेन सोसाइटी की तरफ से आखिर की उनकी आज की नशस्त में खुशामदीद। हमेशा की तरह आज भी हम मुआशरे में पनपने वाली खराबियों की निशानदेही और उनकी इस्लाह पर बात करेंगे। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है मर्दों में पनपने वाली जहनी नापुख्तगी, जिसको आमतौर पर आजकल हम मैन चाइल्ड के फिनोमेना के नाम से भी जानते हैं। ये कोई तिब्बी तशखीस नहीं है, ये दरअसल रवैयों और सोच का एक हदबंदी का नाम है। हम आमतौर पे देखते हैं कि मुआशरे में मर्दों की उम्र हिंसों में तो बढ़ रही है, लेकिन वो बचगाना जहन अपनी पुख्तगी को नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत सारे वो किरदार जो मर्दों को निभाने हैं वो वहाँ ना जिम्मेदारी ठीक से ले पा रहे हैं और ना फैसला साजी में कामयाब हैं। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो इस चीज़ को पनपने और पैदा करने में कार फरमा हैं, और वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनको उठाकर हम आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट से कि वो इस चीज़ पर अपनी राय का इजहार करें कि वो इस कॉन्सेप्ट को, जहनी नापुख्तगी के इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं और इसके हल के लिए क्या सोचते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि ये एक जहनी नापुख्तगी से शुरू होने वाला मामला है, तो जहनी नापुख्तगी इसके पीछे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि इंसान तो तरबियत लेता है, फिर कहीं पुख्तगी आती, तो मसला तो यहाँ सारा तरबियत से नज़र आता है। अभी हम जैसे पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इसको पीछे से पीछे जाते रहे तो कुछ दिहाइयाँ पहले तो शायद तरबियत का उस तरह का रुझान नज़र नहीं रहा था। तो हम तब भी देखते थे कि घरों में कोई मर्द है जो कमा नहीं रहा, फिर उसको ठीक करने के लिए उसकी शादी कर दी गई, वो फिर भी नहीं कमा रहा। अब बीवी जो है वो कुछ काम कर रही है, कुछ पैसे ला रही है, तो वो कभी उससे पैसे छीन रहा है या नशा कर रहा है या बच्चों को मार रहा है या मामला चल रहा है। तो वहाँ तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन आजकल हम अगर देखते हैं तो नॉर्मल घरों में भी हमें ये सिचुएशन नज़र आ जाती है कि बच्चे जो हैं वो बच्चे ही हैं, बड़े भी हो रहे हैं फिर भी बच्चे हैं। तो इसको तो बहुत ही बेस लेवल पे तरबियत का इशू हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं वो तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चों की पैम्परिंग में और उनकी नशोनुमा के अंदर बहुत कंफर्ट उनको देने के हवाले से वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और उस सूरत में बच्चा क्या है, उसको पता है मुझे बिन मांगे सब मिल रहा है, और उसने थोड़ा सा रोना है, कुछ करके दिखाना है तो उसको कुछ और भी मिल जाना है, और जब कुछ किए बगैर मिल जाना है तो उसकी कुछ शायद सलाहियतें पनप ही नहीं रही। तो उसके नतीजे में वो क्या डिसीजन लेगा? जब उस पर मुश्किल पड़ेगी तो वो तवक्को रखेगा कि पीछे बाप खड़ा है या माँ खड़ी है जो मुझे बचा लेगी या मेरे मसले का हल करेगी।
तो आई थिंक कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम आजकल इसको देखते हैं। जैसे आपने हाईलाइट किया कि जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, डेफिनेटली इट्स ट्रू, लेकिन आई थिंक इसमें सोसाइटी का भी आपके ऊपर जो प्रेशर होता है या जो सोसाइटी जिस चीज़ को अप्रूव करती है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि अगर हम जिस बात करें मैन चाइल्ड की, उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्पाउस से भी आती है और उस स्पाउस को भी यही बताया जाता है कि आपने एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ द राइट वे नो मैटर व्हाट, इफ़ ही इज़ अ मैन चाइल्ड, इफ़ ही इज़ नॉट अ मैन चाइल्ड, ही इज़ डूइंग हिज जॉब और नॉट। तो इसमें भी एक सोसाइटी का आपका वो इम्पैक्ट आ जाता है। फिर पेरेंट्स के एंड पे मुझे लगता है कि एक जो फियर ऑफ सर्वाइवल होता है कि क्योंकि आपका जो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आपको मर्दों ने, आपके बेटे ने ही प्रोवाइड करना है। सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सिक्योर देम, तो वो फिर एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि मैं जब एज अ पेरेंट बड़ी हो रही हूँ या डिपेंडेंट हूँ या मेरा प्रोवाइड करने वाला जो है वो अच्छी माहौल में नहीं पल बढ़ रहा, तो क्या होगा फिर, मुझे कौन प्रोवाइड करेगा या वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा, विच आई थिंक इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग। आप केयरफुल होते हैं, आपका अगर कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको पैसे आ रहे होते हैं, यू वांट कि वो जगह ठीक रहे, वो जगह अच्छे तरीके से फ्लरिश करे और उसको कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसकी जो पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ें शायद ऐसी एड इन हो गई जो कि ठीक नहीं थी, जिसमें ओवर प्रोटेक्ट करना बच्चों को, बॉयज़ को, और दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। अगर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी है जो वो पूरी नहीं कर रहे हैं, जो उनको पूरी करनी चाहिए बीइंग एन अडल्ट, तो उसको भी कवर कर देना। अगर किसी किस्म का कोई टेंशन या स्ट्रेस है तो उसको रिलीज़ करने के बजाय आउटसोर्स कर लेना कि डोंट वरी वी आर देयर। तो वो एक प्रोसेस के अंदर जो एक नेचुरल इंसान फ्लरिश करता है और आगे निकलता है, अपनी गलतियों को देखता है, अपने आप को ठीक करने के एक जर्नी की तरफ जाता है, उससे भी वो महरूम रह जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बैक ऑफ द माइंड आई हैव इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, समथिंग गोज रॉन्ग, मेरे पेरेंट्स भी हैं। इसको हम अभी तो खैर थोड़ा सा जोड़ें कि आप शादी के जब बंधन में बन जाते हैं तब हम इसको हाईलाइट करें, लेकिन अगर इसको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में रख के देखें तो ये सब जगह ही अप्लाई होता है। अगर आप बात करें कि एक ऐसा मर्द जिसकी शादी नहीं हुई हुई है और उसके फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उधर भी आपको ये नज़र आएगा कि आप माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप अपना घर, बिजनेस, अपनी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। सो ये सब सोसाइटी से भी बहुत हद तक हमें मिलता है तोहफे में, क्योंकि जब आप इसके अगेंस्ट जाते हैं देन सोसाइटी डज नॉट एक्नॉलेज दिस थिंग। सो आई थिंक सोसाइटी को भी इधर क्वेश्चन करने की बहुत हमें ज़रूरत है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि अगर, और ख़ास तौर पे अगर आप इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, इन सारे जो नॉर्म्स हैं, द सो कॉल्ड द नेचुरल थिंग्स इन सोसाइटी, इनके अगेंस्ट आप खड़ा होना शुरू हो जाएं, तो फिर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। So upbringing भी है, a mother should be of course questioned as well, a father should be questioned as well, and society also should be questioned कि ये जो एक dysfunctionality है जिसको आप बहुत ही casually लेके चल रहे हैं, because then later on we'll talk about this thing कि how it's affecting other people's life। आपकी generations ख़राब हो रही हैं, उस पार्टनर का जो आपकी ज़िंदगी में आता है उसका क्या कसूर है, और क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो उनको भी एक्सेप्ट करना है कि मैन चाइल्ड है तो कोई बात नहीं, अब तो कोई चारा ही नहीं है, नाउ आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, चाहे वो कॉन्वर्सेशन करना है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन करना है। सो आई थिंक फ्रॉम हेयर हमें सोसाइटी को भी क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, नहीं, एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इज एक्चुअली, दिस बिहेवियर इज ऑफ अ मैन चाइल्ड, वो क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक मिसालें अगर आप दें। मेरे ख्याल में हम मैन चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका जो फिनोमेना है, उसकी डिपिक्शन हम देखते हैं जब हम एक एडल्ट को डिसीजन मेकिंग में वीक देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में वीक देखते हैं, और अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार नहीं देखते कि वो उसकी लिबर्टी लेने को तैयार है अपने एडल्टहुड की, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ बेयर नहीं कर रहा। वो एक गैप में है, एक डिस्कनेक्ट में है कि ये जो सारा मुझे एक बैलेंस रखना है उसके लिए अकाउंटेबल भी मैं ही हूँ। वो जहाँ कहीं बीच में लूज लूप्स आएंगे, जहाँ कहीं लैक होगा, वो या उसके लिए किसी और को ब्लेम करना चाहेगा,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आउटसोर्स कर देना चाहेगा, लेकिन वो बैलेंस नहीं मेंटेन रख पा रहा। तो उस माइंडसेट को यूजुअली एक मैन चाइल्ड के फिनोमेना से देखा जाता है कि मेंटली ही इज नॉट मैच्योर इनफ टू बी अ मैन। आई नो द डेफिनेशन ऑफ मैन चाइल्ड। मैं जो बात समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से वो ये कि ये मैन चाइल्ड आप एक है टर्म के अंदर बंध जाना ना। मिसाल के तौर पर ये कि अगर हमें ये लगता है कि अब ये बढ़ गया है तो इसके कोई मज़ाहिर होने चाहिए, ये पहले कम था उसके कोई मज़ाहिर कोई चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए। बढ़ गया है तो क्या वजूहात आप लोगों को लगती हैं कि जो जिसकी वजह से बढ़ गया है, और पहले अगर कम था तो क्या वजूहात थी कि ये कम था। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप प्रैक्टिकल जगह पर आएंगे और ये कहेंगे कि देखें ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं, तो समझने में आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक मर्द जो कि अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा नहीं रहा या वो उस जो कुछ कर रहा है वो उससे बेहतर नहीं कर पा रहा। हाँ, एक एग्जाम्पल कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी में अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा, या वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा अपनी फैमिली को, या अपनी जो भी उसके अंडर लोग आ रहे हैं, वो अगर एक कंपनी को रन कर रहा है तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है? क्या वो उनको इंसान की जगह पे रख रहा है? वो इतनी एम्पैथी उसके अंदर है? ये सब वो एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे ये डिपिक्ट करता है माइंडसेट। वो घरों में इमोशनल सपोर्ट के तौर पर भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर भी हो सकता है, वो मुआशरे में एम्पैथी के तौर पर भी हमें बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है। वो हमें सड़कों पे बच्चों की तरह झगड़ते हुए 50-55 साल के मर्द भी नज़र आ रहे होंगे। वो हमें वर्क प्लेसेस पे जेलसी फैक्टर्स और दूसरे के लिए एक इनसिक्योरिटी रखने वाले लोग भी उस सूरत में भी नज़र आ रहे होंगे। वो हमें घरों में बाप की सूरत में अपने ही घर में मौजूद अपने ही बच्चों के साथ मुकाबले में आते भी नज़र आ रहे होंगे। अपनी ही बीवी को अपने टक्कर का दुश्मन समझते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं डिपेक्ट इसी माइंडसेट को कर रही हैं कि वो अपनी उस जगह को समझ ही नहीं पा रहे कि वो सरबराह होते हुए एक एडल्ट मर्द इस माशरे में होते हुए, जहाँ पे मर्दों की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी पर हमारा माशरा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो अपनी उस जगह को नहीं समझ पा रहे और उस जगह से ठीक से एक्ट नहीं कर रहे। जवाद भाई, इसमें अगर एग्जांपल्स की आपने बात किया ना, तो एक थोड़ी सी एक्सट्रीम एग्जांपल में भी ज़रा ज़्यादा कन्फाइंड हो। मुझे इतला मिली कि हमारे गांव में हमारे अजीज़ों में एक साहब हैं जिनका बेटा जो है वो सुना के ख़राब हो गया। ख़राब क्या हुआ है कि भाई साहब कुछ कमाते नहीं हैं। मैंने पूछा क्या करता है, तो वो पता लगा सारा दिन आवारागर्दी करता है। फिर शाम का क्या मामला, उसका बाप जो है वो उबले अंडे बेचता है, कुछ पैसे आते हैं जो उसकी बेगम ने अंडे उबाले होते हैं, और वो मामला चल रहा है। और बेटा जो है वो सारा दिन कहीं घूम फिर के शाम को वापस आ जाता है, उसको खाना मिल जाता है, बाहर कहीं मांग तांग के खा लेता है। और वालिदैन ने क्या किया, मसले का हल करने के लिए वही जो करते हैं, शादी कर दी उसकी, और को बच्चे भी हैं। अब वो मैन चाइल्ड अपेरेंटली जिसको हम कह रहे हैं, और वो बच्चे और उसकी बेगम, वो सारे उसके माँ बाप उसको पाल रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकती है। इसी तरह की एग्जाम्पल्स 2, 3 और 4 भी मुझे अपने करीब मिलती हैं। थोड़ा लाइट लेवल पे जाएं तो इस तरह की बात भी है कि कॉमन सुनने को मिलता है, जो कि हम अपने घरों में देखते हैं कि मैं अपने बेटे को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला, हालांकि उसको कोई महरूमी नहीं थी, मैं आंखों के सामने जानता हूँ। तो वो एक छोटे लेवल पे मैन चाइल्ड, वो ट्रेड्स उसके अंदर इनकलकेट किए जा रहे हैं। और यहाँ पे तो जो बात बाजी ने की, वहाँ पे तो पैसे आ रहे थे, वो पैसे मौजूद हैं, बस वो उस तरह की एक पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं शो कर रहा। यहाँ पे तो अब पैसे भी नहीं आ रहे। तो ये एक लोअर से एक्सट्रीम तक की एग्जांपल्स आ जाती हैं। देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं बजाय कि ये बोलूँ कि एक मैन चाइल्ड जो है, हालांकि मैं ये टर्म यूज़ करना पसंद नहीं करता, एक इंसान जो इमोशनली उतना मैच्योर नहीं हो सका और चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ सका, बजाय कि हम ये बोलें कि वो बाय चॉइस ये चीज़ों से दूर भागता है, मैं ये कहता हूँ कि उसकी मजबूरी है, वो उन चीज़ों को उस लेवल पे समझ नहीं सकता। लेट मी ओपन दिस अप अ बिट। जो मैन चाइल्ड का जो ओरिजिन है वो पेरेंटिंग से निकलता है। एक बच्चा है जिसकी परवरिश के अंदर उसको बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंट किया गया है। इससे प्रॉब्लम क्या निकलती है कि जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम के अंदर फंसता है, जिस प्रॉब्लम से डील करके वो इमोशनली मैच्योर होता है, जिसे उसे एक्सपीरियंस मिलते हैं चीज़ों को, वहाँ उसको उस प्रॉब्लम से दूर भागने में एक्चुअली रिवॉर्ड किया जाता है। और वो रिवॉर्ड क्या होता है कि कोई बड़ा उधर स्टेप इन करके उस मसले को हल कर देता है।
अब एक इंसान की बचपन से कंडीशनिंग इस तरह से हुई हुई है कि अगर आप एक प्रॉब्लम से दूर भागेंगे तो उसका आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड क्या है कि कोई एक्स्ट्रा पर्सन आएगा और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और इसको एक बुरे तरीके से नहीं देखा जाता, इसको एक एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, बल्कि इसको एज एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन मान लिया जाता है। और इसको एक्चुअली गुड पेरेंटिंग कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उनको, हालांकि वो एक्चुअली में एक्सपोजर नहीं लेने दे रहे होते। इसमें उस इंसान का कसूर नहीं है कि उस इंसान को बचपन के अंदर वो एक्सपीरियंसेस और वो प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं गुजरने दिया गया जिसके अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करता है, और बाद में उसके असरात जो हैं वो बेसिकली उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक इंसान जो एम्पैथी, इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन चीज़ों की जो स्किल है उसको डेवलप नहीं कर सका, बाद में जब उसको प्रॉब्लम्स आती हैं इन हिज लेटर लाइफ, स्पेसिफिकली इन हिज मैरिड लाइफ, तो वहाँ पे वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म किक इन करेगा, और वो डिफेंस मैकेनिज्म हमें बहुत सारी शक्लों में नजर आता है। यानी आप उसको विक्टिम डिक्लेयर कर रहे हैं। वो इंसान बेसिकली एक विक्टिम है, जो मैन चाइल्ड है, ही इज अ विक्टिम ऑफ बैड और ओवर पेरेंटिंग, ठीक है। और इसमें उसका कसूर नहीं है कि वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं सकता, या उसको ये लगता है कि प्रॉब्लम अवॉइड करना ही सोल्यूशन है क्योंकि उसे बचपन से उस बात पे रिवॉर्ड किया जा रहा है। पेरेंटिंग के अंदर एक और चीज़, फिर मैं अमाइल के पॉइंट पर भी आऊँगा, एक और चीज़ जो आमतौर पर हमारी आंखों से मख्फी रहती है और थोड़ी सी सख्त बात भी है, जहाँ हम वालिदा का रोल और उसका किरदार अदा करने की बात करते हैं ओवर प्रोटेक्शन में, ओवर प्रोटेक्टिवनेस में, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे माशरे में आज भी वालिद के जहन के किसी गोशे में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मौजूद है, और वो ये कि अगर घरेलू निज़ाम में, ख़ास तौर पे मुआशी मामलात में उसका किरदार नहीं रहेगा तो घर में उसकी वक़्त नहीं रहेगी। और इसकी एक मिसाल ऐसे हो सकती है, या इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मैच्योरिटी, बलूगत, पुख्तगी, एक उसका जिस्मानी पहलू है, हम सब वाकिफ़ हैं, एक उसका कानूनी पहलू है। हम सब जानते हैं कि कब एक बच्चे को बालिग डिक्लेयर किया जाता है। जो ज़हनी पुख्तगी है, एक अनपॉपुलर रिसर्च के मुताबिक हमारे आज के दौर में, ख़ास तौर पर इस कॉन्टिनेंट के अंदर, उसकी उम्र 43 साल है, 43। अब अगर एक लम्हे को गौर कीजिए कि 43 साल का जो शख्स है उसके वालिद कम से कम 70 साल के होंगे अगर ज़िंदा हैं, तो इस उम्र तक उन्होंने वो जो कहते हैं इख्तियारात की निचले दर्जे तक मुंतकली नहीं की, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जब तक वो मजबूर नहीं हो गए। पेरेंटिंग में ये पहलू बहुत अहम है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फैसला ना करने की कुव्वत और फैसला करने की कुव्वत में कमी, डिसीजन ना ले पाना, जो मेरे नज़दीक इम्पोटेंसी है, ये नामर्दी है। डिसीजन सही गलत नहीं होता, डिसीजन होता। कायदे आज़म से एक मंसूबे, एक कोट है कि आई डोंट टेक द राइट डिसीजंस, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। डिसीजन ले पाना ही मर्दानगी है, ये रिस्क लेना सिखाना ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हार जीत का मसला नहीं है, फेलियर्स नहीं है, वो फीडबैक है, वो लर्निंग है। उसके बाद वापसी का रास्ता यकीनन मौजूद है। तो पेरेंटिंग के एलिमेंट में, अब वापस अमाइल के पॉइंट के ऊपर, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर एडोलेसेंस के बिल्कुल बाद, अर्ली 20s, यकीनन कुछ लम्हात, कुछ महीने, चंद साल यकीनन आते हैं जब उसको अपने ऊपर गौर करना पड़ता है। अगर वो अपने आप को पैरासाइट महसूस कर रहा है, माशरे का यूज़लेस किरदार महसूस कर रहा है, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब वो वापस पेरेंटिंग के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं दे सकता, उसको अपने ऊपर गौर करने की अशद ज़रूरत है। उसका 20 साल, 22 साल, 25 साल का पास्ट और उसके मुकाबले में सामने खड़ा हुआ मुस्तकबिल, वो माशरे को वापस क्या रिटर्न कर रहा है। और हमारे यहाँ उसको डील करने का, जो पहले भी बात की, कि उसकी शादी कर दी जाए। शादी रिहैब नहीं है, एक ओवरनाइट आप, ये तो बेसिकली वही एक मैन चाइल्ड पेरेंट्स ने अपना बोझ दूसरे के सर पे डाल दिया, शिफ्ट कर दी, और जो आगे मजीद मैन चाइल्ड पैदा करेंगे। तो जहाँ पे पेरेंटिंग है एक पहलू, वहाँ पे उस शख्स को अपने ऊपर, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने ऊपर गौर करने की अशद ज़रूरत है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी चीज़ है,
लेकिन उससे उगता कुछ नहीं है। हमने मैन चाइल्ड की बात की, पेरेंटिंग की बात की, तरबियत की बात की। माँ बाप जब तरबियत कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ बेटे की तो नहीं कर रहे होते। यानी हमने क्या चाइल्डिश बिहेवियर्स औरतों में नहीं देखे? मेरा सवाल है, यानी मिसाल के तौर पर ये कि हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अपने सामने देखी कि बच्ची बड़ी हो गई, शादी हो गई, माँ बन गई, और वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि अब वो माँ बन चुकी है, उसको अब अपनी कुछ चीज़ों को छोड़कर इस रास्ते पर चलना है। मैंने ये बात इसलिए कही कि अगर आप इसको आइसोलेशन में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक ख़ास मैकेनिज़्म है जिसके अंदर अंडे रखे गए हैं और वहाँ से एक बच्चा निकला है, और वो बच्चा जो बेटा निकल रहा है वो असल में ये सब कुछ कर रहा है। ये फीलिंग आती है कोई इंक्यूबेटर है जिसके अंदर से एक बच्चे को निकाल लिया गया है और दूसरे बच्चे को पेरेंटहुड के अंदर किसी तरह से शामिल कर दिया गया। एक तो इसको समझना चाहिए। मेरे नज़दीक ये जो कुछ भी आपने गुफ्तगू की है बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। पेरेंट्स के मसले होते हैं, तरबियत के मसले होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो इंसान के अंदर आ गई होती हैं, उसके अपने माजी के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी महरूमियाँ होती हैं जो वो ये चाह रहा होता है कि पास ऑन ना हो। ये दोनों तरफ हो रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक माँ जिस वक्त बिठा के अपनी बेटी से ये कहती है कि मैंने ज़िंदगी में ये भुगता है, ये भुगता है, ये भुगता है, मेरे ससुराल ऐसे थे, मेरी नंद ऐसी थी, मेरी सास ऐसी थी, मुझे ये मुश्किलात पेश आई हैं, तो आप ज़रा गौर करके देखें कि वो जहाँ से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही होती है, एक्चुअली वहाँ पर वो एक विमेन चाइल्ड पैदा कर रही होती है। यानी वो सिंपैथेटिक बिहेवियर एक्चुअली मिल तो जाएगा, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी के अंदर इनक्लिकेट कर जाएगा, पूरी तरह से अंदर रच बस जाएगा। तो एक तो ये मेरा ये ख्याल है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं इनको हम देखें। दूसरा ये कि सलमान भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही। असल में आपको उस बच्चे में से ये मैन चाइल्ड ख़त्म करना होगा या विमेन चाइल्ड ख़त्म करना होगा जिसको आप आगे माँ और बाप बनाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली ये पीछे से आ रहा होता है। आप अगर गौर करके देखें कि मेरे वालिद क्या करते रहे हैं, इसका एक असर है मेरे ऊपर, और हो सकता है कि ये असर जो मैंने उनसे लिया है इसका कोई 50% मेरे बच्चे के ऊपर भी जा रहा होगा। तो अब एक मेरी पर्सनैलिटी और एक मैं पीछे से लेकर आ रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मिलकर अब एक पर्सनैलिटी बनाती हैं और आगे शिफ्ट होता है। तीसरी बात जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुनियादी एलिमेंट। यानी एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है इन एवरी वॉक ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ, और एक आदमी नहीं होता। ये बाकी जो कुछ है ये असल में उसकी शाखें हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा होती है? आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। सिर्फ जो एक फ़र्क वाकई, यानी रिस्क क्या लेना है, मिसाल के तौर पर ये कि आप बच्चे को कहते हैं कि जाओ और जाके तुम फलां काम कराओ, और उसने गलत कर दिया, तो ये वो रिस्क है जो जिसकी एक वर्थ है। आपको ये रिस्क लेना ही चाहिए और इसको खंदा पेशानी से लेना चाहिए। वो जगह पैदा करनी चाहिए कि जिसमें उसके लिए ये चीज़ पैदा ना हो जाए कि मैं जिस वक्त इस रिस्क को, यानी मैंने जब एक काम किया है और इसमें गलती हो गई तो अच्छा मैं अब करता ही नहीं हूँ या करती ही नहीं। इसी तरह से आप देखें कि बच्चियों के मामले में ही हो रहा होता है। माँ बाप को, ख़ास तौर पे माओं को, ये बहुत परवाह होती है कि भाई इसने तो अपने दूसरे घर चले जाना है, तो इसको यहाँ पे कुछ आसानियाँ मुयस्सर आनी चाहिए, इसको कुछ काम सिखाना चाहिए, कुछ चीज़ों में इसको ट्रेंड हो जाना चाहिए। तो दोनों बिहेवियर्स हो रहे होते हैं, जैसे हमाइल ने कहा। यानी एक तरफ ओवर पेरेंटिंग हो रही है, यानी हर चीज़ को उसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, उसकी पूरी शख्सियत का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक और दुख गम भी खाए चला जा रहा है कि ये तो कहीं चली जाएगी और अगले लोग तो हमारे जैसे नहीं होंगे, तो वहाँ जाके क्या करेगी, तो आगे तो सख्तियाँ होनी हैं, बच्चे भी पालने हैं, ससुराल भी संभालना है, तो अभी हम फैसिलिटेट करते हैं, जगह देते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चियाँ कभी भी औरत नहीं बन पाती, यानी बच्चियाँ रह जाती हैं। तो मेरा एहसास ये है कि इन चीज़ों को जब भी आप देखेंगे तो बुनियादी एलिमेंट जो पीछे नज़र आएगा आपको, वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एलिमेंट है, और ये इंसान कभी खुद नहीं करता। यानी बच्चा कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं चला जाता, ये देनी पड़ती है।
यानी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा 6-8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चला गया है, यानी वो जाके ये कह रहा है कि लाएं मुझे दें, मैं गाड़ी बेच के आता हूँ, आप मुझे ट्रेन दें। करते हैं ना उसको, प्रोसेस से गुजारते हैं जिसके अंदर उसके अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा होने शुरू हो जाती हैं जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस आगे पैदा होती है ना। exactly, सारी देखिए ना, चीज़ें। एक माँ जिस वक्त एक्सपोजर उसको इस तरह का देंगे आप कि उसके अंदर फैकल्टीज डेवलप होती चली जाएं कि वो डील करना शुरू कर एक माँ जिस वक्त एक बच्चे को जाने देती है मोहल्ले के जनरल स्टोर पर, तो एक रिस्क ही ले रही होती है, लेकिन उससे एक उसकी शख्सियत में कुछ चीज़ें पैदा हो रही होती हैं। ज़्यादा बड़ा मसला, और ये टर्मिनोलॉजीज़ भी ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होना शुरू हुई हैं उन घरों में जहाँ दाने मौजूद हैं, जहाँ खाना पीना मौजूद है, तो वहाँ पर एक एलिमेंट पैदा हो जाता है कि भाई हम कमाते किसके लिए हैं, अभी तो इनको एंजॉय करना चाहिए, इनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसके PS5 भी होनी चाहिए, PS6 भी होनी चाहिए, फलां भी होनी चाहिए, इसको गाड़ी भी मिलनी चाहिए, ड्राइवर भी होना चाहिए, इसको कहीं जाना है तो इसके पास पॉकेट मनी भी होनी चाहिए। तो इन माय ओपिनियन ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा आपको महसूस होंगी। असल में जो नीचे के घराने हैं, यानी जो हमारी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उनके यहाँ तो ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं होती। लेकिन वहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की या बिगड़ जाने की या नशा कर लेने की या चीज़ों को छोड़ देने की जो चीज़ पैदा होती है वो पैदा उसी रिस्क से हुई होती है। अब मैं ये दोनों चीज़ों को अगर जोड़ूं तो आप गौर कीजिएगा कि हम देख रहे हैं लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास का रिस्क लिया हुआ बच्चा, और उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम उस एक्सपीरियंस को, वो हम कर रहे हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास में बैठे हुए लोग अपने बच्चे के ऊपर। आप ज़रा गौर करें, इस वक्त जो बच्चा जाके डिफेंस में रह रहा है और किसी बड़ी दुकान पे जाके और किसी बड़े स्टोर में जाके चीज़ें लेके आ रहा है, उसको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जो बच्चा, छोटा बच्चा किसी गली में, मोहल्ले में, छोटे से जनरल स्टोर पे किसी हट्टी से जाके कोई चीज़ लेकर आ रहा है, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। वहाँ का बच्चा जल्दी किसी नशे में पड़ जाएगा, किसी चीज़ में पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं पढ़ते, लेकिन मैं इसको जोड़ना कहाँ से चाह रहा हूँ कि वो माएँ वो देख रही हैं तो वो कहती हैं मुआशरा बहुत ख़राब हो गया है, हमें असल में इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो ये जो बाहर नहीं जाने, वो जाकर ख़राब हो रहा है, और बहुत थोड़ी तादाद है जिसमें ख़राब होंगे। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग ख़राब होने लग जाएं तो सूरत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर अगर 1000 माओं ने रिस्क लिया है तो हो सकता है 10 बच्चों के यहाँ ये मसला पैदा हो जाए। लेकिन जो इधर वाली माएँ हैं वो फौरी तौर पे इसको रोकना शुरू कर देंगी। आपकी ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंसेस जो आप खुद लेना चाहते हैं, खुद जाते हैं, खुद बैठते हैं, खुद लोगों से डील करते हैं, उल्टे सीधे मामलात को देखते हैं, फिर उनके अंदर से निकलते हैं, यही वो चीज़ है जो इंसान बना रही होती। तो मेरा एहसास ये है कि हम बाज़ औक़ात ये जो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आप गौर करके देखें तो ज़्यादा इधर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके ज़्यादा हिस्सा भी उधर ही होता है, क्योंकि घर में दाने होते हैं, तो वो दाने घर में हों तो फिर कमले भी साने होते हैं। हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से चीज़ों को बांध के रख लें और रिस्क ना लें। आप रिस्क लेना शुरू कर दें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बढ़ेगी, ये कभी भी छीनी नहीं जा रही होती, ये ली नहीं जा रही होती। जैसे आप एक मिसाल देखें, सास अगर ये फैसला कर ले, अब इसमें मैन चाइल्ड तो नहीं है, विमेन चाइल्ड तो हो सकता है ना। अब चाइल्डिश बिहेवियर क्या है, आपको चांद सी बहू चाहिए थी, आप घर पे ले आई हैं, ऐसा ही है। उस चांद सी बहू ने जिस दिन घर पर आना है उस दिन आके उसने उस घर के अंदर अपना हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने से मुराद कोई जायदाद में हिस्सा नहीं, बल्कि कामों में, चीज़ों में, किचन में, हर जगह पर उसने आके उसके अंदर रचना बसना है, तभी वो आगे बढ़ेगी। अब आपके अंदर का बच्चा जागता है और आप ये कहते हैं कि ये तो मेरा बच्चा मुझसे छीन रही है, जो अब आदमी बन चुका है। ये बाप है तो उसको लगता है कि ये तो मेरे बेटे को गलत इस्तेमाल कर रही है, ये तो उसको कोई पैसे खा रही है, ये तो अपने पीछे घरों में लेके जा रही है, ये तो ये क्या हो रहा है, हम असल में एक चाइल्डिश बिहेवियर इर्द गिर्द पैदा कर रहे हैं। उसका ताल्लुक मर्द और औरत से नहीं है, वो दोनों तरफ से हो रहा होता है। इनसिक्योरिटी से नहीं है आपके ख्याल से? मुझे तो लगता है कि ये सारी मामला जहाँ पे आपका ये बिहेवियर जो है, ये आपकी बेसिकली तो इनसिक्योरिटीज़ की डिपिक्शन है ना। एक सास की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर आपकी एग्जांपल को लेते हुए चल रहे हैं, तो चांद सी बहू तो बाद में आएगी। जैसे जिस तरह के हालात में या स्ट्रगल सम माहौल के अंदर वो पल रही है, तो उसका बच्चा उसका वाहिद सोल्जर है जो वो डेवलप कर रही है, और अपने साथ अटैच करके वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है ना। तो बेसिकली तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी डिपिक्शन वो ओवर प्रोटेक्शन की शक्ल के अंदर नज़र आ रही है, या एक्सपोजर ना देने की शक्ल में नज़र आ रही है, या इस तरह से बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की शक्ल के अंदर नज़र आ रही है, और उसका एक नतीजा निकल रहा है
ये बिल्कुल बात सही है कि मैं पहले भी हम जब बात कर रहे थे कि माँ की तरबियत जो है अगर माँ कर रही है तो उसके अंदर सिर्फ लड़का नहीं हो रहा, लड़के के साथ इशू नहीं आ रहे, वो लड़की के साथ कोई और तरीके से आएगा। बट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द को दी जा रही है। अब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह के ऊपर लैग आता है तो वहाँ पे लड़की को उस तरह ब्लेम नहीं किया जा रहा होता जिस तरह लड़के कटहरे में आ जाते हैं। तो बात तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना। देखें, जब हम इस तरफ से देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम है, यानी इधर से। उधर से देखेंगे तो आप ठीक फरमा रही हैं कि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे होते तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ ही होती हैं। आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ जाके ये 1000 रुपये की फ़लाँ चीज़ ले आओ, और आपको लगता है कि ये तो ज़्यादा पैसे दे कर ले आएगा, महंगी करके ले आएगा, तो ये एक इनसिक्योरिटी ही है। लेकिन बुनियादी एलिमेंट जो है, यानी जो इस तरफ जिसको आप मैन चाइल्ड कह रहे हैं, उसके यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पैदा हो गया। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक बच्चे से कहा कि जाओ और जाके सब्ज़ी ले आओ, महंगी लेकर आ गया ना, कोई मसला नहीं है। ये जो नुकसान उसने किया है आपका, ये उसकी तरबियत की कॉस्ट हो गई, तरबियत का सदका हो गया। लेकिन आप ऐसे नहीं लेते, तो अब आप क्या करते हैं, आप उसको, क्योंकि आपने वो अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार करना है, आपके पैसे गए हैं, तो आप उसके साथ दूसरी जगह से बिहेव करना शुरू करते हैं, उसको डांटते हैं, उसको ये कहते हैं कि भाई ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुम ऐसे या उसको मौका ही नहीं देते दोबारा इसको फिक्स करने का। तो एक तरफ इनसिक्योरिटी होती है सामने खड़े हुए आदमी की तरफ, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मामला होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना भी इनसिक्योरिटी ही होती बिल्कुल है, बिल्कुल यानी है, जिस वक्त एक सास या ससुर अपनी बहू को और उधर यानी दामाद को उस जगह से एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते, तो इनसिक्योरिटीज ही होती है ना। यानी ये तो हमारी जायदाद के पीछे है, या ये तो खर्च बहुत करती है, या ये पैसे लेती है वहां भेज देती है, इसके तो पीछे वाले जो हैं वो नहीं मान, इसके ये है ना अल्फाज, हमारी सोसाइटी के अल्फाज हैं सारे के सारे। तो इसमें जो बुनियादी एलिमेंट है वो क्या है, आपको अपने बच्चे के मामले में रिस्क लेने के लिए तैयार होना है। रिस्क हर सूरत में होगा। हम सब, सलमान भाई, हमारी एज के जो बच्चे हैं, अब मैं अपने आप को बच्चा कह रहा हूँ, तो हम जिस वक्त बहुत बच्चे थे, देखिए मैंने अपने आप को बड़ा नहीं कहा, तो जब हम अब बच्चे हैं आज और कल बहुत बच्चे थे, तो जब बहुत बच्चे थे तो हमारा माहौल ये था कि हम क्योंकि हमारे पास घर में खेलने को वीडियो गेम्स नहीं थी, PS नहीं थे, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन नहीं थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम इन चीज़ों के अंदर से बाहर निकलते थे। हमारे वालिदैन की ख्वाहिश होती थी कि बाहर जाएं, कुछ देर जाके खेलें, इनका कोई इंटरेक्शन हो। असर के बाद सारे बच्चे गलियों में आ जाते थे। मुझे अच्छा इसमें ये लगता है ऐसे जैसे क्या उस वक्त सारे बच्चे नशे करने लग गए थे, क्या उस वक्त सारे बच्चे ख़राब हो गए थे। लेकिन आज अगर एक बच्चा आके घर पे ये कहे कि मैं बाहर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो माँ कहेगी कि नहीं नहीं तुम अंदर अपने कमरे में खेल लो, AC लगा के बैठ जाओ, बाहर मत जाना। अच्छा, आपने जो उसको AC लगा के कमरे में गेम लगा के दे दिया, आपको उसमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक कर रहा है? वहाँ पे तो आपने बंद किया। बाहर से तो शिकायत आने का इम्कान हो सकता है, अंदर क्या है? तो हम ये रिस्क लेने के लिए अब तैयार ही नहीं। आपकी गलियां सुनी हुई हैं, हम नहीं भेजते, बिल्कुल सच बात अच्छा है। आपके जब आप गांव देहातों में चले जाएं, छोटे इलाकों में चले जाएं, ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत सारी जगह देखते हैं वो वाली माहौल नहीं रहे कि आपकी गाड़ी लेके जाना मुश्किल हो रही है, कहीं क्रिकेट खेली जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। माहौल तब्दील हो गया, बच्चे अंदर कंसाइज करके बंद करके जेलों के अंदर बंद कर दिया आपने। जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पैदा होगी। हम जब घर लड़ाई हो जाती थी, कोई दोस्तों के साथ ऊंच नीच हो जाती थी, तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या पैदा होती थी? इसको डील भी खुद करना है, वालिदैन तक बात भी नहीं जाने देनी, इस मामले में कोई आंटी, कोई अंकल, कोई मोहल्लेदार कोई शिकायत ना पहुंचा दे, ये सब कुछ होता था। अब इसका मतलब क्या है कि आपने पहले उस चीज़ को मैनेज भी करना है कि ये हो ही ना, हो जाए तो अब उसकी एक और मैनेजमेंट करनी है कि ये जाए ना। ये ट्रेनिंग आप किसी बच्चे को आज के दौर में दे रहे हैं? वो स्कूलों में भी जाते हैं तो आपने इतना ओवर प्रोटेक्टेड माहौल पैदा कर दिया है कि टीचर कोई बात कर दे तो बच्चे की इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है, किसी जगह डांट दे तो कोई मसला हो जाता है। टीचर्स जो हैं उनके बारे में आपने ये तय कर दिया कि अब इनको आप नाम लेके बुलाएंगे। यानी हैरत होती है जब कोई बच्चा कह रहा था समीना ने मुझे होमवर्क दिया, भाई कौन है समीना? तो पता चलता है कि मेरी तो टीचर है। तो ये वो क्या चीज़ें हैं जो आपने कर दी? आप हाथ नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या डर भी नहीं पैदा करते? खौफ तो पैदा करते हैं, डर तो पैदा करते हैं, वरना आप कैसे ट्रेनिंग करें? तो ये मेरा ख्याल ये है
वो कहाँ पर लैक कर रहे हैं कि वो वही सब चीज़ें जो इनसिक्योरिटीज़, जो रिस्क ना लेने की सलाहियत जिन पे हम बात करें, वो अपने बचपन में तो वो सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं जिनको हम एक बेहतर नरिशमेंट की निशानियां समझ रहे हैं, लेकिन वो आगे आके जो उनके बच्चे निकल रहे हैं वो सब के सब द मेजॉरिटी, अब के अगर हम टीन्स को या अर्ली 20s के बच्चों को देखें तो हमें, अगर हमारे उस एज में एक फ्रैक्शन होता था चाइल्डिश बिहेवियर का, तो अब एक फ्रैक्शन है सिर्फ जो मेच्योरिटी शो कर रहा है। तो वो हमसे कहाँ वो चीज़ मिस आउट हुई है। अच्छा, ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये वो सब लोग हैं आज की जनरेशन में, कम से कम हम सब वो लोग जिनके इस वक्त बच्चे हैं जो उस माहौल से आए हैं। दो चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया, और ये बात अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन बहरहाल कहनी चाहिए अगर बात ठीक लग रही हो तो। एक तो ये कि इसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो हमारी लग्जरीज़ ने अदा किया। यानी हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते थे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती थी बड़ी मामूली सी होती थी। एक साइकिल चाहिए, को मोटरसाइकिल चाहिए, घर में खाना बन जाता है, छोटा सा किचन है, उसके अंदर दाल सब्ज़ी जो बन जाती है बच्चे खा लेते हैं, पंखा चल रहा है, गर्मियाँ आ गई हैं तो छत पे सो जाएंगे, बेड पे पूरी एंटरटेनमेंट हो जाती है। हाँ जी, सर्दियाँ आ गई हैं तो लिहाफ लिया है और बस उसके अंदर बैठ गए हैं और वहीं पे बैठ के चाय के 2 सिप लिए हैं और आप मज़े से बैठे हुए हैं, गप्पे लग रही हैं, टांगें लिहाफ के अंदर घुसी हुई हैं। अब आपको कज़न से भी डील करना पड़ रहा है, चाची मामी ताई से भी डील करना पड़ रहा है। तो एक तो ये वाला पहलू है कि वो अब लग्जरीज़ हो गई, जिस वो लग्जरीज़ ने क्या किरदार अदा किया। अब आपको वो बच्चा चाहिए जो बच्चा एक फेक स्टैंडर्ड ऑफ डिग्रीज से भी गुजरे, आई एम सॉरी टू से दिस, यानी उसको एक ख़ास तरह का जगह पे होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचेगा, जब तक वो उतने पैसे नहीं कमाएगा, तो आपके घर में एयर कंडीशनर नहीं लग सकते, अब वो घर आपके मार्बल नहीं हो सकते, आपके वॉशरूम्स हैं वो टाइल नहीं हो सकते, आपको गाड़ी भी एक छोटी मोटी कोई ख़रीदनी है, आपको बाहर भी जाना है, आपको उसको जो बीवी लेके आनी है वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, चाहे आप उससे नौकरी कराना चाहें या ना कराना चाहें। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को जो लग्जरीज थी वो ज़िंदगियों में नेसेसिटीज़ के तौर पे शामिल किया। अब एक दौड़ शुरू हो गई। इस दौड़ के अंदर आप बच्चे के साथ वही काम कर रहे हैं जो आप घोड़े के साथ करते हैं। आप उसको अस्तबल में जब लेके आते हैं, घोड़ा एक जंगली जानवर है, वो जंगल में होगा तो वो भागेगा, दौड़ेगा, सब्ज़ा खाएगा, जो कुछ उसको मिल रहा है उसी में रहेगा और बड़ा तवाना भी रहेगा। जब आपने उसको 100 मीटर की रेस में भगाना है तो आप उसको मुरब्बे भी खिलाते हैं, उसको एक्सरसाइज भी कराते हैं, उसको टीके भी लगवाते हैं, उसको ताकत के इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं, उसके लिए साइज भी रखते हैं। ये सब काम आप कर रहे होते हैं ना। तो ये क्यों कर रहे हैं? आपको 100 मीटर की दौड़ में इस बच्चे को भगाना है, तो आपको एक परफेक्ट बच्चा चाहिए। कौन से वाला? आपकी परफेक्शन का मयार ये है कि उसने अपनी डिग्री कर ली है, उसने मास्टर्स कर लिया, उसने PhD कर लिया, उसने कोई अच्छी सी डिग्री करके अब उसकी नौकरी बड़ी अच्छी लग रही है, उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, और ये इसका मयार के अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, अच्छी डिग्री कर ली है, इसका मयार क्या है? अब उसके घर में 2-3 AC भी चलते हैं, उसको उसके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। ये वो डिमांड है जिसके नतीजे में अब आप बच्चे को बाकायदा बिठा कर कमरे में बंद करके उसको खुद हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर इस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। ये वो प्रॉब्लम है। उस वक्त ये मसला नहीं था। आपको साइकिल, इसमें अगर मैं ऐड करूं आपकी बात को सेकंड करते हुए, कि बाकायदा दर्जनों के एतबार से, या बल्कि मैं नॉर्मली मेजॉरिटी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, लोग थोड़ा इशू होता है, लेकिन मैं इसमें मेजॉरिटी देखा है आंखों से कि हमारे दौर के अफराद को लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं था, और जब वो 2 जुमले किसी सोशल मीडिया देखने वाले बच्चे की तरफ से आते हैं तो हमें एक नेगेटिव वैलिडेशन हो जाती है कि देखा ये बच्चा भी कह रहा है अबू आपके दौर में तो ये भी नहीं था, आपके दौर में तो ये आप मोबाइल तो आप कैसे रह लेते साथ। वो चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में आती और वो बच्चों को कहते हैं नहीं क्योंकि मेरे दौर में नहीं था, इसको मैंने लेके देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो क्या कर रहा है कि वो अगर वो मैन चाइल्ड नहीं भी था तो वो एक इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया और उसने फील किया कि हम तो महरूम लोग थे, तो इनको महरूमियत से हमने निकालना है, और रिजल्ट इधर को जो हमारी बहन बात कर रही थी ना, मैं असल में इसको जोड़ना यही चाह रहा था कि ये जिस वक्त आप ये 2 चीज़ें पैदा कर लेते हैं, तो अब आप अगर गौर करें तो आपका बच्चा अब आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट है जो तैयार होगी, मार्केट में जाके बिकेगी, तो आपके लिए एक सूरत हाल अच्छी पैदा होगी। बिकने से मुराद ये है कि वो अच्छी नौकरी करेगा, अपने आप को जाके सेल आउट कर सकेगा, तो वो कमाएगा, और जब कमाएगा तो ज़ाहिर है अच्छा घर चलाएगा।
अब इसके ऊपर एक सवाल ये हो सकता है, जब आप ये वीडियो डालेंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई इसमें हर्ज क्या है। इसमें एक हर्ज है, वो ये कि अब आपने बच्चे को वो नहीं बनाया जो वो बन रहा था, बल्कि आपने उसको वो बनाया जो आप बनाना चाहते थे। इसके कुछ नताइज निकलेंगे। अब आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वो कॉम्पनसेशन है जो आप वहां पे दे रहे होते हैं, यानी आप ये कह रहे होते हैं कि मेरा तो बच्चा पढ़ रहा है तो इसको रात को 1 गिलास दूध भी मिलना चाहिए, इसको लाइट भी पूरी मिलनी चाहिए, हम गर्मी में सो लेंगे इसको एसी भी मिलना चाहिए, ये बाहर जाएगा तो इसको अच्छा सा खाना भी खिलाना है, इसके नंबर अच्छे आ गए हैं तो इसको आईफोन भी लेके जैसे देना कह रहे थे ओवर पेरेंटिंग जो तो आप अगर गौर करके देखें तो असल में यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर प्रोडक्ट। तो नतीजा क्या निकलेगा, उसके अंदर ये बात आपने जोड़ दी है इससे कि अगर तुम आज मैं तुम्हें ये सब सहूलतें दे रहा या दे रही हूं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हें कल को कामयाब इंसान बनना है। कामयाब इंसान किस लिए बनना है? इसलिए कि तुम्हारी शादी करनी है। शादी क्यों करनी है? क्योंकि फिर तुम्हारे बच्चे होने हैं और फिर तुम्हें उनको भी कामयाब इंसान बनाना है और तुम्हें हमें भी साथ पालना है, जाहिर है। तो ये वो पूरी की पूरी जिंदगी का एक साइकिल हमने बना दिया। इसके अंदर जब आप ओवर प्रोटेक्शन देंगे, ओवर पेरेंटिंग करेंगे तो ये नताइज निकलने ही निकलने हैं। तो जवाद भाई, ये जो ओवर पेरेंटिंग करने वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, इसका मतलब वो जिम्मेदारी के लिए खुद तैयार ही नहीं थे। सॉरी, वो शहरों तो के अंदर तो अब हर आदमी ऐसे ही है ना, यानी वो तो बड़ी मेजॉरिटी शहरों में। हाँ। देखें गांव देहातों में या छोटे शहरों में वहां तो खाने को रोटी नहीं है तो किसी ने लग्जरीज कहां से उनको लेकर देनी है। सो वी लग्जरीज के अलावा भी एक सर्टेन तरह का ये डिपिक्शन ऑफ दिस एटीट्यूड इज एन एक्सेप्टेड रियलिटी एक्चुअली। तो फिर जिस अभी की जो यूथ है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमाइल, कि वो तो फिर विक्टिम हुई ना, क्योंकि उनसे पिछली नस्ल एक्चुअली इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चे रेस करती, और वो एक्चुअली दे वर चाइल्डिश। गौर करें, हमारे यहाँ एक बात बहुत मिसाल दी जाती थी कि मैं बहन थी और मैं भी घर में होती थी, मेरा भाई भी था, तो अम्मी कहती थी कि भाई को मैंने देसी घी वाला पराठा बना के देना है और इसकी मैंने वो करनी। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली आप अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपको ये होता था कि इसने कल को बाहर जाना है, इसने अपना काम करना है, इसकी सेहत ठीक होनी चाहिए, इसको तवाना होना चाहिए, यही आपकी वो थे ना जज्बा। देखिए, आपके पिछले पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट इस बात पे भी डालना चाहूँगा कि वन ऑफ द मेन रीजंस ये वाला रिजल्ट हमारे पास निकला है, इस बिकॉज हमारी जो नेसेसिटीज़ की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। व्हेन आई हियर फ्रॉम माय पेरेंट्स, उनके ज़माने के अंदर जो BMX और जो क्रिकेट का बैट लेके और जो एक साइकिल लेके जाना, जो वो स्टैंडर्ड था ना, आज उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सिविक और ग्रैंडे चाहिए। आज उसी वाले लाइफ को, पहले आप लोग सारे साइकिलें चलाते थे, आज गाड़ियाँ भगाते हैं। एंड मुझे डर लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फिर तो और ही लेवल का स्टैंडर्ड होगा, जस्ट टू हैव अ बेसिक चाइल्डहुड। तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ स्लो मूविंग सोशली इंटरट्वाइंड सोसाइटी टू अ मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी। आज मतलब उस टाइम के ऊपर बहुत सुनने को मिलता था कि हमारे अब्बा जी जब 5 बजे वापस आते थे तो हम रात को बैठ के मूवी देखते थे और वो खाना पकाने में हेल्प करते थे, XYZ व्हाटएवर दे यूज्ड टू डू। आज ये काम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज की बेसिक नेसेसिटीज़, वो इंटरनेट, वो लैपटॉप्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, वो सिविक्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर योर चाइल्ड टू हैव अ चाइल्डहुड, और सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए जिस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए 9 से रात 9 तक काम करना पड़ता है। इसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स आर ब्रेकिंग अपार्ट एंड वी हैव मूव टू अ वेरी फास्ट मूविंग एंड वेरी जिसके अंदर सोशली मिसिंग सोसाइटी। That's a very big aspect of इसी को मैंने कहा था कि ये अपने लग्जरीज को नेसेसिटीज बना दें। एक एलिमेंट और भी था जो मैं अक्सर फील करता हूँ, जो ये मैन चाइल्ड का प्रॉब्लम कॉज करता है। देखिए, अल्टीमेटली सब कुछ पेरेंटिंग से शुरू होना है। पेरेंटिंग ज़्यादा कर दी, गड़बड़ हो गई, नहीं की तब भी गड़बड़ हो गई। इसका एक बैलेंस तो फिगर आउट करना है। जो पेरेंटिंग के अंदर एक एलिमेंट जो हम ओवर पेरेंटिंग में ऐड कर रहे हैं ना, वो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मर्दों की, क्योंकि वो करंटली इशू ये है कि हमने एक लीडर जो है वो लीडर गिर रहा है ना, तो सोसाइटी ख़राब हो रही है। तो हम उनके अंदर लैक ऑफ स्ट्रेंथ इनकलकेट कर रहे हैं। कॉमन कहा जाता है कि एक पायलट बनना है, वो तो खातून भी है, वो 4 लीवर पुल करेगी, जहाज़ उड़ जाएगा, और बंदा भी कर लेगा। इसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? हालांकि मैं ये देखता हूँ कि आजकल के बच्चे लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से वो डिप्रेशन फील करते हैं। जो ऑफिस के अंदर एक अच्छी फिटनेस वाला बंदा, स्ट्रेंथ का पैरामीटर आजकल वही है ना, लेकिन पता तो लग रहा है ना कि वो कुछ काम कर रहा है, वो वज़न उठा सकता है, वो डाइट का ख्याल रख रहा है, उसमें जो मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ के जो भी पैरामीटर होंगे उस दौर के हिसाब से देखे जाएंगे। आज के दौर की स्ट्रेंथ ये है कि इंसान को अपने ऊपर काम करना है,
वो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है मेंटल स्ट्रेंथ को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रही है और उसको बेनिफिट दे रही है। और आपकी जो भी परफॉर्मेंसेज हैं और जो भी सोचने के आइडियाज़ हैं, माइंड में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर रहा है एक्सरसाइज करने से। मैंने देखा है कि उसका नतीजा बेहतर निकलता है। लेकिन स्ट्रेंथ को दूसरे एंगल पे थोड़ा सा, मैं अगर बोलूँ तो डीमोनाइज किया जा रहा है कि अगर इसके पास स्ट्रेंथ होगी तो ये उसको मिसयूज़ करेगा, और क्योंकि ये करता है तो उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो नो इसको स्ट्रेंथ भी नहीं देनी। तो ये एक मेल स्ट्रेंथ होती है जिसको अच्छे से मैनेज करके वंडर्स किए जा सकते हैं। दुनिया बना दी हमने, उसको भी हम माइनस कर रहे हैं पेरेंटिंग के अंदर। उसकी मुझे कहीं जगह नज़र नहीं आती। हर हमारे घर का वो बच्चा उतना ही अच्छा समझा जाता है जो ज़्यादा नज़ाकतों से किसी को ट्रीट कर रहा होता है। हमारे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, वो उसमें और बेटी और बेटे में फ़र्क नज़र नहीं आता। भाई राइट्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनके रोल्स, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, बहुत फ़र्क है। यही वो कन्फ्यूजन है ना, जब शिफ्ट हो रही होते हैं मामलात और चीज़ें, तो यही इसी तरह की कन्फ्यूजन है। एंड देन द एक्सपोजर जो सारी दुनिया के अंदर शिफ्ट आ रहा होता है, जब आपका एक्सपोजर होता है और आपकी सोसाइटी उसके लिए अभी तैयार नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जब प्री मैच्योर अडेप्ट करने की कोशिश की जा रही होती है तो अपनी सही जगह से अपनी ट्रू सेंस के अंदर नहीं एक्सेप्ट हो रही होती है और उसके नतीजे उतने अच्छे फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रहे होते। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हो सकते, एक ज़रूरत के दर्जे में, एक ख्वाहिशात के दर्जे में। जब ख्वाहिशात ज़रूरियात बन जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। वही वाली बात कि हमारे टाइम पे, हमारे टाइम से मतलब कि उस वक्त बचपन में ऑप्शंस कम थी। अब ऑप्शंस बढ़ गई और वो लग्जरीज बढ़ गई और उसकी लिमिट कोई नहीं। कितनी ऑप्शंस के साथ हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसमें इतनी बचत हो जाए कि बाद में ख्वाहिशात भी पूरी की जा सके। ख्वाहिशात के पीछे पड़ेंगे तो ज़रूरियात भी अधूरी रह जाएंगी। तो एक तो इस चीज़ को, ज़िंदगी गुजारने के माइंडसेट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, ये जो एज ग्रुप मिलेनियल्स वाला चल के आ रहा है, जो अब पेरेंट्स बन रहे हैं, इन्होंने 3 अदवार कम से कम देख ली, जिसमें एक मैनुअल था, उसके बाद कंप्यूटिंग का आ गया और अब उससे आगे एआई का दौर आ गया। तो डिजिटलाइजेशन से हम ओवरवेल्म हो गए, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे बच्चे जेन अल्फा पैदा ही उसके साथ हो रहे हैं। 4 साल का, 5 साल का बच्चा बात ही ये करता है कि एआई को प्रॉम्प्ट क्या देना है, वो अल्फाज जो हमने 40 साल की उम्र के बाद सीखे। और इसको हजम करने के लिए जो ज़र्फ चाहिए, शायद उसकी कमी थी। हम ये समझते हैं कि जो मुश्किल हमने गुजारी, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, अपनी ट्रांजिशन में, वही बच्चे को सामने फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो पैदा ही उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा। तो इस वजह से भी हम उसके लिए वो सारी कॉम्फर्ट्स, वो लग्जरीज, वो सहूलियात वो मुहैया करना चाहते हैं, हम मुहैया करना चाहते हैं जो हमने स्ट्रगल करके हासिल की। ये दुनिया भर में हुआ है ना। तो आप अगर गौर करें तो दुनिया भर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए हुआ है। कुछ कवानीन ने अपना किरदार अदा किया, आधी जायदाद दे दो, फलां दे दो, जब आपने गैर फितरी कवानीन बनाए तो उसके नतीजे में हुआ। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि बच्चे ये कहते हैं हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखें, जिस वक्त की बात हो रही होती है कि भाई हम लिव इन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कुछ खर्च आप करेंगी, कुछ खर्च मैं करूँगा, और इस दौरान में हम अपनी ज़िंदगी की जो जबिली ज़रूरियात हैं उनका भी ख्याल रखते हुए वो भी पूरी कर लेंगे, और बस एक ज़िंदगी गुजारेंगे जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमें मिल के बस 2 लोगों को एक हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारनी है। यही वो प्रॉब्लम है जिसने, आप ये देखेंगे, दुनिया भर पर छा गया। मैं असल में जब ये गुफ्तगू हो रही होती है तो मैं क्यों जानबूझ के ये चाहता हूँ कि भाई दोनों तरफ की बात कर लें। उसकी वजह ये है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना है तो दोनों तरफ हो रहा है। बहुत सारी अब बच्चियाँ जो माँ नहीं बनना चाहती, वो कहती हैं क्यों लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम। अच्छा, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बाहर भी है। आप देखें, एग फ्रीज कराए जा रहे हैं, ऑप्शंस ज़्यादा हैं और वहाँ ये ऑप्शन आ गई ना, साइंटिफिक सॉल्यूशंस आ गए। बहुत सारे लोगों को अब मैं देखता हूँ जो ज़रा प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वो हमने एग फ्रीज करा लिए हैं। क्यों? इसलिए कि जिस उम्र में जाके हमने शादी करनी है उस उम्र में पता नहीं बच्चे होंगे नहीं होंगे। वही करने क्यों है? अब उनको आपने अगर इस हालत में छोड़ के चले जाना है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मसला है। तो आपका घर तबाह होता हुआ नज़र आएगा आपको, उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूशन तबाह होते हुए नज़र आएंगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना सिखा देते हैं तो वो बच्चा जब काम करने के लिए जाता है, जॉब करने के लिए जाता है, बिजनेस में जाता है, दुकान पे जाता है, तो एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर दूँ, आप अपने ऑफिस में, आप सब लोग काम करते हैं, आप अगर गौर करें तो एक गलती हो जाएगी और आप उसके ऊपर एहसास दिलाएंगे तो वो फौरी तौर के ऊपर जो मैकेनिज्म उसके अंदर से एक्टिव होगा
वो ये कि किसी तरह से इसको गोल करना है, किसी तरह से इस बात को डिफेंसिव हो जाना है, घुमाना है, किसी और पे डाल देना है, किसी मरीज पे डाल, यानी किसी और बच्चे पे डाल देना है। ये वो प्रॉब्लम है जिसने असल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उस अमल को कमज़ोर किया और सारी पूरी की पूरी बुनियाद को हिला के रख दिया। ये आप अपने बच्चों के अंदर से निकालना ही पड़ेगा आपको। अभी ये और मुसीबत अभी बढ़नी है आपके लिए कुछ अरसे तक। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये था कि चले फिर किसी मौके के ऊपर उसने अब बाहर जाना है, कोई नौकरी करनी, किसी दफ्तर में जाना है। अब तो घरों में बैठे हुए हैं, IT का काम है, एक कमरा है। माएँ आम तौर से अब कहती भी सुनाई देती हैं कि भाई ये तो सुबह अपने कमरे में जाता है, रात को वहाँ से निकल के आ जाता है, इसका तो काम ही बहुत होता है, तो सारी रात जागता रहता है। ये है ना, ये कॉम्पनसेशन अब शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर अगर आपने बुनियादी जगह से तरबियत ना की और बच्चों को कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना किया तो ये वर्स्ट होगा, ये बेहतर नहीं होगा। जवाद भाई, एक स्टेप अगर हम आगे आए, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और जैसे टॉपिक जहाँ से इनिशिएट हुआ था कि वो बच्चे की अब एज आ गई है जिसके अंदर हमने जिस तरह हमने एक प्रोडक्ट को पहले नरिश किया था, अब उस तरह उस प्रोडक्ट की शादी कर देनी है। यानी उसके अंदर हमने वही मिस्टेक्स, ओवर पेरेंटिंग या अंडर पेरेंटिंग, वो एक फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब उसकी शादी हो गई है। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग ना करना तो कोई चीज़ ही नहीं होती ना, फैसला ही कर रहा होता है ना इंसान कि मैंने भागना है या मैंने फेस करना है। तो वो अब उसके अंदर राइट डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ तो रिड्यूस हो गई। सोशल जो मामलात हैं उसके अंदर भी उसकी तरबियत नहीं हो सकी, इमोशनल में भी नहीं हो सकी। नहीं, शादी तो हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ पर होती है, आप जिस्मानी तौर पर कैपेबल है, आपकी शादी हो जाएगी, बस सिंपल है। तो ये ये तो वाली vicious चीज़ cycle के हो एक गया ना एक। इंस्टीट्यूशन बनना है जिसमें एक आदमी है जिसने वहाँ से बिहेव करना है, जिसने कमा के लाना है, जो ब्रेड एंड बटर का जिम्मेदारी जिस पर है, जिसने बच्चे पालने हैं, जिसने स्कूल लेके जाने हैं, वो तो कभी आपका जहनी मसले। जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सोसाइटी भी है और पेरेंट्स भी हैं, अपब्रिंगिंग भी है, जिसकी वजह से इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे ग्रो अप इनटू दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि मैच्योर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो इंसान, वो बच्चा, वो मैन खुद भी इसके अंदर रहना चाहता है? बिकॉज वंस यू टच 18, 20, 22, यू थिंक कि इस तरह का भी एक फीलिंग आती है कि यू वांट टू बी इन योर ओन कंफर्ट जोन। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे की शादी कराना चाह रहे हैं या वो कहते हैं कि आपकी शादी का हो गया है टाइम, तो वो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया, अब हम कर इसलिए लेते हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता है ना कि उनको ऊपर अकाउंटेबिलिटी वाली चीज तो आ ही नहीं रही। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज लैंडेड टू समबडी एल्स या समबडी एल्स इज कमिंग अप टू रेस्क्यू यू इन सिचुएशंस मैं में ये- जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। मैं ये बात इसमें कह रही हूँ, जैसे एक अमाइल ने भी बात की थी कि आप खुद वो विक्टिम बन जाते हैं ना, अब आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, आप अपब्रिंग ही ऐसे हुए हैं, तो इट मेक्स सेंस टिल सर्टेन एज, बट Exactly. वंस यू रीच टू अ पॉइंट तो वहाँ पे शायद आप खुद भी ये फिर चूज करें कि चलो बंदी भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, अम्मा अब्बा पैसे भी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आप खुद भी ये चीज़ चूज कर रहे होते हैं। जो हम विशियस साइकिल की भी बात कर रहे हैं उसमें असल में हमारे वालिदैन जिन्होंने बच्चे को बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, वो अब उसकी अभी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये चाहते हैं कि एक लड़की घर लेके आएंगे और वो इसको अब इंसान बनाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर देगी। तो असल में हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पैदा कर रहे हो, हम बुनियादी तौर पर वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेकर उस बच्चे को ये कह रहे होते हैं। और बच्चा क्यों अग्री कर जाता है? उसको शौक नहीं आ रहा, उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो रहे होते हैं, यानी वो जिस्मानी ज़रूरियात पैदा हो रही होती हैं, वो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो फौरी तौर के ऊपर तैयार हो जाता है कि भाई जब माँ बाप ने गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, सब कुछ बना भी दिया, फैक्ट्री भी चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, तो एक चीज़ रह गई, ये भी ज़िंदगी में हो जानी चाहिए। तो वहाँ पे ये एलिमेंट है जो असल में असरअंदाज हो रहा है। जवाब भी आप नहीं समझते कि जो सनिया साहिबा ने पॉइंट रेज किया है, कहीं ना कहीं ये फर्द की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी जिंदगी का खुद ड्राइवर बने, बजाय ये कि अपना इन लेटर blame- स्टेजेस यस, बट अगर उसकी तरबियत वो नहीं हुई भी तो वो आखिरी वक्त तक उधर ही देख रहा होगा। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नजर आएगी, और ऐड करना चाहती हूँ, ये मैं क्यों इस पॉइंट के बारे में सोच रही थी। जब आप देखें, अगर हम अभी पीछे बात नहीं करें, हम प्रेजेंट टाइम की, आज के बच्चे की, आज के दौर के बच्चों की बात करें, और अभी भी ये कॉन्सेप्ट भी है और अभी भी हम बहुत ही इस चीज़ के अंडर हैं, बच्चे के वो मैन चाइल्ड वाले पूरी कंडीशनिंग से गुजरते हैं। मैं ये बात इसलिए करी थी कि जब आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो आप ये कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और आज का बच्चा इतना केपेबल है, वो ये बोलता है। हाँ। 12 साल का, 13 साल का, 14, 16 साल का बच्चा अगर वो कहता है जी मैंने साइंस पढ़नी है, और आप उसको कहें कि नहीं तुम आर्ट्स पढ़ो, तो आपके मुंह पे बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता। उसके पास इतना सेंस होता है
कि ये जिस चीज़ के लिए आप मुझे कह रहे हैं करने को वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए दैट पॉइंट केम इन माय ब्रेन कि मुझे लगता है कि जब वो और बड़ा होता है 18-20 को पहुंचता है तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि ये जो काम करने को आप मुझे कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, ये जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता। इसमें एक पॉइंट मेरा ले लें, क्योंकि अब हमने बच्चे को शादी भी करवा दी, बड़ा भी हो गया, वहाँ से अब हम बात कर रहे हैं कि अब वो ये क्या काश इतनी जल्दी बड़ा हो जाता। मतलब वो मैंने वही वैसे टीज उधर ही किया था थोड़ा, हमने स्टेप्स जल्दी ले लिए, लेकिन ये है कि अब बात मेरा ख्याल है हम सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की जी। एक चीज़ मैं पहले इसमें और भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक है मैन चाइल्ड, ठीक है, अभी हम मर्दों पर ही बात कर रहे हैं। अगर एक मैन चाइल्ड है, अब उसकी शादी होनी है, ठीक है, अब वो जो लड़की है उसको वो क्या रेड फ्लैग जहन में रखने हैं कि सामने वाला जो है वो दिखने में तो माचो मैन है लेकिन है मैन चाइल्ड, यहाँ से अभी वो 7-8 साल का ही है। वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसको, क्योंकि हम जिस जनरेशन के बच्चों की बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स हमसे ऊपर नीचे के जनरेशन के ही हैं, तो एक्चुअली ये हमारा फेलियर हुआ ना, या हमारी जनरेशन या हमसे ऊपर नीचे की जनरेशन का फेलियर हुआ कि हम उस तरह से बेहतर अपब्रिंगिंग नहीं कर पाए। ये सब एक्सपोजर और इस सब चीज़ों की वजह से अभी आपने बात की कि 3 डिफरेंट एराज का एक्सपोजर होने के बावजूद हम जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम वहाँ पर आकर नहीं वो पूरा कर पाए। तो वो अपनी इमेच्योरिटी कह लें या उस चीज़ का इदराक ना होना, जिस भी तरह से हम उसको लेबल करें। अब आगे बच्चियों को ये चीज़ किस तरह से समझानी है कि इस चीज़ को डिटेक्ट कैसे करना है, और डिटेक्ट हो गई, अब शादी भी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ताकि ये चीज़ अगली जनरेशंस तक ना, अगले जनरेशन से पहले उसको खुद भी ना अफेक्ट करे। पहले तो अपना ये कॉन्ट्रडिक्शन दूर कीजिए एज अ सोसाइटी। आप एक बच्ची को एक तरफ ये कह रहे हैं कि तुम इंडिपेंडेंट भी हो, तुम्हें अपना कमाना भी है, तुम्हें अपने आप को उस जगह रखना भी है, तुम्हें शौहर के साथ बराबरी की सतह पे मामला भी करना है। तो जब एक तरफ आप ये सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उसे कह रहे हैं कि माचो मैन ना लेना, देख लेना कि मैन चाइल्ड ना हो, भाई उसने जब खुद सब कुछ करना है तो उसको माचो मैन ही चाहिए। उसके बाद उस बंदे का या अचार डाला जा सकता है या देखा जा सकता है, उससे करवाना क्या है आपने वो रिस्पॉन्स, आपके यहाँ पूरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आप अगर गौर करके देखें तो आपने एक तरफ ये पूरी की पूरी तरबियत एक अलग चल रही है और बाकायदा इसको यानी प्रमोट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बच्चियों के दिमागों में डाला जा रहा है। तो जब एक बच्ची ये देखती है कि भाई इस बंदे को सेटल्ड होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, इसके 6 पैक्स होने चाहिए और एक आधी गाड़ी इसके पास होनी चाहिए, वो बाप से आए कहीं से आए इससे मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी ठीक गुजरनी चाहिए, मुझे को ब्रांडेड बैग शैग ले देगा बस काफ़ी हो जाएगा, बाकी जो है वो मुझे तो अपने मामलात करने, मुलाजिम मुझे रख दे, उसकी वजह है कि मुझे अपने काम भी करने हैं, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे किटी पार्टीज़ में भी जाना है, ये सब करना, ये है ना एक माइंडसेट बनाया जा रहा है। जब आप ये बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो बच्चा आप कह रही है ना कि जो खुद अपने डिसीजन कर सकता हो, आगे बढ़ सकता हो, उन डिसीजंस के ऊपर चल सकता हो, ये ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। भाई बाप की फैक्ट्री है, गाड़ियां उसने ले दी हैं, मोबाइल फ़ोन उसके पास है, आपके अखराजात वो पूरे कर रहा है, घर ये के। तो सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट होगा ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप मयार ये बना देंगे कि तुम्हारा जो पूरे का पूरा माहौल है वो असल में उस बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन योर लाइफ, तो उसके कुछ नताइज निकलेंगे। डिपेंडेंसी है जो मेरे अंदर ये चीज़ पैदा करती है कि मुझे किसी को ठीक रख, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट ना हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे घर से निकाल दें, लेकिन जब वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी अगर मेरी बात ना मानी, मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी, क्यों असर हो रहा होता है मेरे ऊपर? बिकॉज आई एम डिपेंडेंट। आपके ख्याल में बच्चियों में आने वाला ये माइंडसेट, इसको अब फेमिनिज्म से लेबल करते हैं या ओवर इंडिपेंडेंस से लेबल करें, जिससे भी, लेकिन ये माइंडसेट एक्चुअली इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है कि मर्दों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र आ ही नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी आ ही नहीं रही है। सिर्फ इस क्लास की बात क्यों कर रहे हैं, एक हाँ, बहुत बड़ी मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं कर रहे इसके अंदर? ये तो ट्रांजिशन हो रहा है, अभी आ रहे हैं नहीं है और उनको एज अ डिफॉल्ट पेरेंट काम करना पड़ता है और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उस सारी जगहों पे फिलअप करना पड़ता है जहां द मैन इज नॉट स्टेपिंग अप हिज गेम। वो वहां भी यही वहां है। पे क्या बात है, वहां उधर भी और यही बड़ी है। क्लास हमारी लेकिन वही वही है। एक ना थोड़ा सा इशू है अभी जो आपने एग्जांपल की ना, उसमें सिचुएशन ये है कि जो बंदा आ गया वो मैन चाइल्ड है और जो खातून है वो सेन है, जो रेड फ्लैग्स को देख सकती है।
अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर शादियाँ तो अरेंज्ड हो रही होती हैं, पता नहीं होता मिल रहा है कि नहीं। मिलना शुरू हो जाते हैं मामला, तो मिलने वाले वही लोग हैं जो खुद भी विमेन चाइल्ड हैं, वो इसी जनरे में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। वो उस चीज़ को उसामा भाई ठीक है, फेयर है ना, बात समझ आ रही है, लेकिन ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि आगे की जनरेशन में ये ट्रॉमा ट्रांसफ़र नहीं करना, ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होने देनी, या किस चीज़ को आगे जाने से बचाना, एक पूरी नस्ल को बचाने के लिए सेव करना है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है देखें, ना? एक चीज़ पहले जहन में रखें कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं, तो जहाँ जिस बच्ची को या जिस बच्चे को ये समझ में आता है ना कि मैन चाइल्ड टर्म क्या है, मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जब आप नीचे आ जाते हैं ना, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, वहाँ सर्वाइवल प्रॉब्लम बनता है, वहाँ पे चीज़ें और हैं जो मुसीबत बनी हुई है। डिपिक्शन तो एक ही हो रही है ना, अर्ज ये है मैन इज नॉट वहाँ होगा, वही होगा ना, वहाँ पर भी होगा। हर क्लास के अंदर एक ये मौजूद है, देखें, और उसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस और उसके रिपरकशंस डिफरेंट आ रहे हैं देखें, हर क्लास के अंदर है। वो रेपरकशंस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये कि जो लोअर मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का आदमी है, उसके पास ये लग्जरी ही नहीं है एक ख़ास उम्र के बाद कि वो ये वाले चोंचले कर सके। तो वो अगर अपनी जहनीत में मैन चाइल्ड भी है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कहीं से को कमा के लाना पड़ेगा, चाहे वो ठीक तरह से काम कर पा रहा हो ना पा रहा हो, वो डिलीवर कर तो सक फिर रहा हो इस ना। हिसाब से तो वो सारी चीजें फिक्स हो जानी चाहिए उसके हाउस होल्ड के मुझे अंदर। अगर आप मौका दें तो मैं पहले ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर ये दूं। जो बात आप कह रहे हैं इससे मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अगर आप छोटे तबके की या लोअर तबके की भी बात करें, आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जहाँ पे औरतें बाहर जाती हैं, काम करती हैं कि मर्द काम नहीं करते। दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, उसमें वो बहुत हाई लेवल पर आपको ये मिलता है। ख़ासतौर पे सबके घरों में हेल्पर्स आती हैं, अगर आप उनकी कहानियाँ सुने, वो 3-3 4-4 घरों में एक दिन के अंदर काम कर रही होती हैं, और कि या तो वो ड्रग एडिक्ट है या फिर वो कहता है कि काम ही करता है। इसके अलावा ये तो हस्बैंड की बात होगी। अगर आप फादर्स की बात करें, वो बच्चे पैदा ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम आराम से घर बैठेंगे और हमारे बच्चे काम करेंगे। तो इधर भी आपको ये देखने को मिलता है कि इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप हट जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी आप नहीं लेते। मैन चाइल्ड बड़ा अच्छा पोर्ट्रे होता है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी आपको यही चीज़ मिलेगी। मैं इसमें एक चीज़ और जो आपने अभी बात की थी ना, कि जैसे औरतों में भी ये कॉन्सेप्ट है, 100% है, 100% है। लेकिन इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि अभी हम ट्रांजिशन में हैं, और अभी हमारी सोसाइटी मेरे ख्याल से 1% भी वहाँ नहीं पहुँची। आ रही है, चेंज आ रहा है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप ये कह सकें कि मर्द जो है वो नीचे है, उस हायरार्की के लेवल के ऊपर वहाँ पर नहीं है, और औरत जो है वो वहाँ पहुँच गई है। चाहे आप उसको फेमिनिज्म का टैग दें, चाहे आप उसको एम्पावरमेंट का टैग दें, अभी वो सिचुएशन नहीं आई। आज भी मैं आपको अपर क्लास की रिच फैमिलीज़ की भी अगर रेफरेंसेस दूँ या बात करूँ, या मीडियोकर्स की भी हम बात करें, अपर मीडियोकर्स की भी बात करें, बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट है। अगर लड़की इमेच्योर है और वुमन चाइल्ड है, और वो आके कहती है कि ये यूं हो गया और मैंने यूं नहीं, तो उसको जवाब ये मिलता है कि तुम एडजस्ट करो, तुम सब्र करो। और अगर लड़का ये करता है तो उसको कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम बेसिकली उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एज अ सोसाइटी में जो पेरेंट्स का किरदार अदा करें, वो ये फैसिलेट करते हैं उस लड़के को, और उस तरह से उस लड़की को ये सिखाते हैं कि यार आपने ये करना है। अगर वो घर आ रहा है और उसको ऑफिस में कोई स्ट्रेस है किसी चीज़ का, और वो बहुत शदीद परेशान है, तो अब वो स्ट्रेस जो है वो आपके ऊपर रिलीज़ करना, या आपने उसका वो स्ट्रेस उसके अंदर उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, कंसोल करना इज़ योर ड्यूटी। अगर वो किसी किस्म की स्ट्रेस में मुब्तला है या किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, तो इट्स नॉट हिज जॉब, क्योंकि उसको तो ये सिखाया ही नहीं है। उसकी तो कंडीशनिंग यही है कि भाई आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी किस्म की इमोशन से या स्ट्रेस से या किसी किस्म की काउंसलिंग से। योर जॉब इज़ टू मेक मनी, एंड वेन एवर यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन, द होल टीम इज़ देयर फॉर यू कि आपको सपोर्ट। अच्छा देखें, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, हम एक ही बात कह रहे हैं। जो फ़र्क है वो क्या है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों जगहों पर बिहेवियर का फ़र्क होगा। वहाँ मैन चाइल्ड बिहेवियर जिसको आप कह रही हैं, वो ये है कि वो नशे में पड़ जाएगा, वो घर में बैठ जाएगा, वो कहेगा मुझे तो नौकरी मिल नहीं रही, अवॉइड करना शुरू कर देगा। वो ये चाहेगा कि अब बीवी कमा के ले आए और मैं खा लूँ। ये बात अपनी जगह है। जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि इधर ये वाला रवैया और नौयत का है और ज़्यादा लीथल है।
देखें वहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि वो बीवी जिस वक्त 4 बच्चे भी पैदा कर चुकी है तो वो बात भी करेगी, वो झगड़ेगी भी, वो और चीज़ें भी करेगी। यहाँ तो मुसीबत ये होती है कि क्योंकि पीछे बैकिंग बहुत होती है तो झगड़ा अफोर्ड नहीं होता बीवी के लिए, वो कर नहीं सकती। घर ख़त्म होने के इम्कानात वहाँ से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ तो रुल खुल के किसी ना किसी तरह से को पलने की कोशिश की जा रही होती है। मैं सिर्फ ये 2 बिहेवियर्स को फ़र्क कर रहा हूँ, वो तो किसी के अंदर भी पैदा हो जाएगा। वो तो आप देखें कि एक ऐसा आदमी जिसको नज़र आ रहा है, जिसने अपने घर में ख़ानदान में देखा है कि दिन में 2 रोटियां नहीं मिलती थी, हो सकता है वो भी घर से ना निकले, तो ये तो एक बिहेवियर है जो पैदा हो जाएगा। लेकिन दोनों जगह के ऊपर उसका तरीका डिफरेंट होगा, उसका हल डिफरेंट होगा, उसको देखने के जाविये डिफरेंट होंगे। बिहेवियर दोनों जगहों के ऊपर, आप एक ही बंदे को इधर बिहेव करवाएं और तरह से बिहेव कर रहा होगा, उधर बिहेव करवाएं और तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो ये मैं सिर्फ वाजे करनी। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात की थी कि जिस मैन चाइल्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे वो उस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ऑप्ट करना है कि नहीं करना, ये मैं समझती हूँ। बट आई थिंक कि इसमें आप पेरेंट्स और जो आपकी वाइफ है या आपका जो स्पाउस है तो वो इक्वली ही कल्परेट होते हैं। इफ़ अ वुमन इज़ आइडेंटिफाइंग कि ये मैन चाइल्ड है तो वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है, फिर कुछ भी नहीं करती है, उसी विशियस साइकिल को लेके फिर आगे भी चलती है। इसलिए नहीं कि उसके पास चॉइस नहीं है, आई थिंक कि चॉइस होती है, बट वो ये एक्सेप्ट करती है कि नहीं ये चीज़ तो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए और फिर इसी को आगे लेके चलना चाहिए। पेरेंट्स को भी कहीं ना किसी पॉइंट पर ये रियलाइजेशन हो जाती है कि बच्चा आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। जब उनके बहुत कंधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनके पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पर उनको भी रियलाइज़ हो जाते हैं। लेकिन वो भी उतने ही कल्प्रिट हैं, वो मैन चाइल्ड भी उतना ही कल्प्रिट, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके ऊपर एक पॉइंट पे हुज्जत तमाम ना हो। आपको पता कहीं ना कहीं चल जाता है, वो रियलाइजेशन हो जाती है। मुझे ये नहीं समझ आती आप लोग ये बात कैसे कर देते हैं कि वो बंदा उठे, स्टेप अप करे और अपने आप को फिक्स करने के लिए करे, या वो अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहता। ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। जो मैन चाइल्ड सिंड्रोम है उसका ये मतलब है कि आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग एक सर्टन तरह से हुई हुई है और वो इस तरह से हुई हुई है कि आप ये बात को रियलाइज करने के लिए इतने मैच्योर, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली इतने मैच्योर हुए ही नहीं। आपको वो स्पेस ही नहीं दी गई जहाँ पे आप इतने मैच्योर हो कि आप अपने उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को, क्योंकि मैन चाइल्ड का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस से दूर कर दिया जाता है। आप एक सिचुएशन में जाते हैं और वहाँ पे आपको जो डिसीजन लेना सिखाया जाता है वो ये है कि डू नॉट टेक अ डिसीजन, ठीक है, और उसके एवज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैन चाइल्ड जो है वो उठेगा, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ मैं मैन चाइल्ड हूँ और फिर वो ठीक करने की तरफ जाएगा? अगर वो ये बात को रियलाइज कर सकता है तो वो आपकी डेफिनेशन के अंदर रहते हुए मैन चाइल्ड है ही नहीं। देखिए, मैन चाइल्ड इज अ जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आप ही की डेफिनेशन के मुताबिक ये कंडीशनिंग का नतीजा है। ठीक है, ठीक है, कंडीशनिंग का नतीजा है आपके मुताबिक। आपने पहले डिफाइन किया कि कंडीशनिंग का नतीजा है। अब कंडीशनिंग और बिहेवियर्स को अनलर्न करने की फैसिलिटी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाल के भेजा है ना। तो ये वाली चीज़ कि आपको, मैं ये वाली बात से डिसएग्री नहीं कर रही कि हर बंदे को रियलाइजेशन होगी और वो अपने लिए स्टेप कर लेगा, वो अपने लिए डिसाइड कर सकता है कि हाँ आज से मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये पैटर्न मेरे अंदर ख़राब है और ये ख़राबी का बाइस बन रहा है, तो आई विल टेक अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेप्ट द कि मैंने अब अपने पैटर्न्स को चेंज करने के लिए सर्टन पैटर्न्स को अनलर्न करना है एंड आई हैव टू गो थ्रू अ वेरी पेनफुल प्रोसेस जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ों को अपनी ही बीइंग को नेगेट करते हुए नए पैटर्न्स डेवलप करने। आई एम नॉट डिनाइंग इट। आपको बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होंगी कि जब आपको बाहर से स्टिमुलाई की ज़रूरत होगी या बाहर से हेल्प की ज़रूरत होगी कि वो आपको इस प्रोसेस में हेल्प करे, मगर कोई भी मेंटल पैटर्न चेंज करने के लिए सबसे पहले उस फैकल्टी को रियलाइजेशन होना और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ऑल अराउंड अगर आपके पेरेंट्स कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, या आप इन मैरिज सिचुएशन के अंदर है और आपकी बीवी आपको कंप्लेन कर रही है, तो ये स्टिमुलाई होना चाहिए कि आपकी वजह से एक प्रॉब्लम कॉज हो रही है। ये क्रॉनिक डिजीज नहीं है, एक पैटर्न है जिसमें चेंज होने की आपके पास फैकल्टी दे के अल्लाह ताला ने आपको भेजा हुआ है। तो उसके इस्तेमाल से yes, I am not denying the fact कि the fear to take the decision is there and it is very strong in itself, लेकिन क्या उसकी एबिलिटी नहीं है, ये बात नहीं मैं मानने को तैयार। देखिए, अगर इसके अंदर से अगर आप आय निकाल देना, ये एक ऐसी चीज है जो खुद से रियलाइज नहीं की जा सकती। इसके अंदर से आय निकाल दे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक मैन चाइल्ड को अगर ये रियलाइज करवा दिया जाए
कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करके हेल्प की तरफ जाए, तो मुझे कोई मसला नहीं आप है। ये कह रहे हो, आप ये कह रही हैं कि एक आदमी को एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये बात रियलाइज हो जाना चाहिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, और फिर उससे जब वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसका जो रिकवरी का और वो लेकिन जिस तरह से आप उसको portray कर रहे हो, उसके अंदर वो apply फिक्सिंग होता की है। मार्जिन कहाँ आएगा? मुझे फिक्सिंग का मार्जिन वहां आएगा जहां पे एक्सटर्नली एक बंदा आके उस बंदे को हेल्प करेगा और वो ये समझाएगा कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है, और फिर जाके आगे सोल्यूशन की तरफ मामला बढ़ेगा। ये बात इंट्रिंसिकली नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इमेच्योरिटी। आप लैक ऑफ इमेच्योरिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए जो उस गैप को समझ सके कि हाँ मैं इतनी मैच्योरिटी में लैक करता हूँ, उसके कोई लिए स्टैंडर्ड होगा ना, मैं यही कह रही हूँ कि कोई और जब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही लैक ऑफ इमेच्योरिटी हो तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये एक इनेट एबिलिटी होती है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसको डिनाई करना, कबूतर की तरह आंखें बंद करना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, मुश्किल सिचुएशन में खुद को ना डालना, रिस्क अवॉइड करना, ये वो चीज़ें हैं जो ये चीज़ कॉज करती है। हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक्सटर्नल फैक्टर्स लेकर आते हैं, वो भी तो आपको यही रियलाइज करवाता है। देखिए, मैन चाइल्ड का जो इशू है ना, वो उसकी एक इंटेंसिटी 0 से 10 के दरम्यान रख ले। एक बहुत लो लेवल का इशू भी हो सकता है, बहुत हाई लेवल का भी हो सकता है। अब देखें, एक इंसान, अगर एक मैन चाइल्ड है, वो मार्स पे बैठा अकेला मैन चाइल्ड वहाँ पे कोई पार्टी नहीं कर रहा, वो लोगों के बीच में रह रहा है। वो जाता है तो उसे दीवार पे लिखा कोई मशवरा नजर आ जाता है। वो किसी बंदे के जिसके साथ उसने कोई बुरा किया होता है, उसकी कोई बदनुमा सी बात जो है वो उसके दिमाग में लगती है और उसको फील होता है कि ओए ये इसने मुझे मेरी बेइज्जती कर दी, तो मुझे क्या बुरा लगा इसके अंदर, ऐसा क्या हुआ। ये ख्याल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थेरेपी से पहले लेवल पे इंसान को रोज दिन में दर्जन दफा आ रहे होते हैं। लोग ऑफिस में बॉस से जलील हो रहे होते हैं, घर में पेरेंट्स से जलील हो रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। जब उनको कोई सवाल का जवाब देने जाना पड़ता है तो वो कोशिश करते हैं इस कमरे में जाना ही ना पड़े। ये फैक्टर्स जो हैं ये आपको हर वक्त पिंच कर रहे होते हैं। इतनी सारी पिंचिंग के जवाब में किसी दिन वो जाग जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। हैविंग सेड दैट, क्रॉनिक केसेस हैं, मतलब फोर्थ ग्रेड कैंसर भी मौजूद है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। यार सामा भाई, मैं जिस पे आप जारी रखिएगा, मुझे जो अभी तक आप लोगों की ना एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, हो सकता है मैं कौन जहन आदमी हूँ, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा। मैंने बार बार कोशिश की कि मैं ज़रा डायरेक्ट पूछ के देखता हूँ, शायद उससे कुछ मसला हल हो सके। मैं कंफ्यूज हूँ। देखें, मैं यूँ कंफ्यूज हूँ कि मुझे जहाँ से टर्म्स मिल रही हैं या जहाँ से बिहेवियरल साइंसेस के अंदर बहुत तरक्की हो रही है, चीज़ें देखी जा रही हैं, वहीं से मुझे ये बताया भी जा रहा है कि ये तुम्हारी अब वो ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हें अब कोई किसी घर को लेके नहीं चलना, हम मिल के चल लेंगे। तुम्हें सारी जिम्मेदारी खुद ही नहीं उठानी, हम मिल के उठा लेंगे। तुम्हें बच्चे सिर्फ तुम ही नहीं पालने, हम मिल के पाल लेंगे। इन बच्चों की एजुकेशन हम मिल के कर लेंगे। एक तरफ आप ये पूरा मैसेज दे रहे हैं, आज आप बैठते हैं और आप बैठकर मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब जो बच्चे इसके बाद ज़्यादा बड़ी तादाद में ये काम करने लग गए हैं कि उनके अंदर एक मैन चाइल्ड सिंड्रोम पैदा हो गया है। तो मुझे समझाएं तो सही कि आप एक्चुअली व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट देम टू बिहेव एज दे शुड बिहेव एज अ मैन, or do you want them to behave like you want them to behave and yet they should not be man child? What exactly you people want? A person जो कि responsibility Why? समझता हो। The responsibility is अगर only on the man. You people do not agree with this. जिधर आप लेके जा रहे हैं ना, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ, और वहाँ पे इशू मेरे ख्याल में डिल्यूजनल है। बात यह है कि खातून को ये पसंद है कि मैं माशरे में एक इक्वलेंट सिटीजन बन के रहूं, मेरी एक बराबर की वैल्यू जो कि एज इट शुड बी। ये उसका, हम कौन होते हैं देने वाले, ये मामला है। लेकिन देर इज़ अ मोमेंट कि जहाँ पे उसको नज़र आता है एक प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, जिस पे उसकी एक फैंटेसी हिट होती है, तो वो उसके सामने सरेंडर करने को तैयार है। उससे पहले सारे रूल तोड़े जाएंगे, सारी ट्रेडिशनलिटीज को क्वेश्चन किया जाएगा, कोई इदारा नहीं बनना चाहिए। नहीं उसामा भाई, वो शख्सियत के लिहाज से एज अ ह्यूमन तो हम सब अग्री करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। नहीं, वो आपने कहा ना मैन चाइल्ड से क्या लिंक है, वो इसलिए लिंक इसलिए है कि अगर मैन चाइल्ड तो वजूद में तब आएगा ना जब हम एक इदारा बनाएंगे, एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे। वहाँ तो इदारे तोड़ दिया ना। अब सपोजिटली वो लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, एक बड़ी ब्रीड, तो वहाँ तो कोई मसला नहीं है। नहीं, उनका क्लेम ये है बनाया तो मैन चाइल्ड जो है वो अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है ना। जब आप
बच्चा आपका 18 19 20 को पहुंचता है, हम्म। आपका क्या काम है कि वो बच्चा क्या हो, वो आपके जब तक आप मर नहीं जाते आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे नहीं। नहीं ना, बच्चे देखें की बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी उसको अपना पेट लगा हुआ है, उसने माशरे में बाहर जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है। आप 18 साल की तरबियत इसी बेस पे करते हैं ना कि कल को जब ये इंडिपेंडेंट बाहर जाएगा तो ये माशरे में फसाद ना क्रिएट करे, एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकले। अच्छा इंसान वो कैसे बन के ये बाहर जो बात आप निकलेगा? कह रही हैं, दिस इज द आइडियलिस्टिक अप्रोच दैट शुड बी इन आवर हाउसेज। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अप्रोच कहाँ है भाई? आप तो बेटे को बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि उसकी शादी करनी है, तो यही इदारा बनाना है आपने। अगर ये आप कर रहे हो तो फिर तो इंसान की ट्रेनिंग होगी ना, अल्टीमेटली फिर तो इदारा इतराज भी ही खत्म बेहतर हो गया। जगह पे हो जाएगा ना। इसी को अगर मैं समअप करूं आपकी बात को, जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं, मुझे ये समझ आ रही है कि इसके नतीजे में कव्वामियत का तवाज़ुन बदल रहा है, और जब वो बदल रहा है तो हमें उसे वापस वहाँ पर लेकर आना है जहाँ पे कुरान बता रहा है। वो इदारा है, वो घर का भी है, वो माशरे का भी है, और वही सही तवाज़ुन भी है। वहाँ पे मैन चाइल्ड रेलेवेंट होता है। अब देखें, ये वाली वो बात है जिसमें हम जब अच्छा इंसान बनाने की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका अखलाक बेहतर हो, किरदार बेहतर हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला हो, ये बाहर जाने वाला हो, इसका स्ट्रीट विजडम बेहतर हो, इसकी स्ट्रीट अवेयरनेस बेहतर हो, ये सब बातें कह रहे होते हैं। ये है एक आम बच्चे को आगे बढ़ाने का तनाजुर में। जब हम आखिर में बात करेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो ये दो चीज़ें आपको अलग करनी पड़ेंगी। देखें, एक रिस्पॉन्स या आप, और ये कन्फ्यूजन है, मैंने सिर्फ ये इशारा, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। I वो जो understand, सनिया हाँ, साहिबा हाँ। कह रही थी कि मैं कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि भाई, जहाँ से आप एक आर्ग्यूमेंट बनाकर एक चीज़ को उठा रहे हैं, फिर उसी आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर एक दूसरी चीज़ को उठा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन है जो सोसाइटी में बच्चों में पैदा हो रही है कि भाई हो जाएगा ये सारा कुछ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम मिलके कर लेंगे। और ये हम आर्गुमेंट भी कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी का नतीजा है। भाई, आज से 20 साल पहले भी माँ और बाप बेटे को ये कह रहे होते थे कि कमाओगे तो तुम्हारी शादी करेंगे ना, बाहर निकलोगे तो शादी करेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो शादी करेंगे ना। फिर ये अब वही तो- चीज आ गई ना कि पिछली जनरेशन वाज नॉट केपेबल इनफ, वाज नॉट मैच्योर इनफ। उन्होंने बेटी और बेटे दोनों को उस बैलेंस से भी आउट कर दिया। बेटी को इस लेवल पर ले आए कि तुम तो बराबर हो। कहीं ना कहीं वो उस माँ की अपनी इनसिक्योरिटीज थी जो उसने आगे एक वुमेन चाइल्ड की सूरत में वो आगे डिलीवर कर दी। और बाप ने कहीं ना कहीं उस एक्स्ट्रा प्रेशर को, जो भी हम बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज नेसेसिटीज बन गई, लग्जरीज नेसेसिटीज बन गई, वो प्रेशर जो उस मर्द पे था वो उसने आगे इस तरह से फॉरवर्ड कर दिया कि मैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ओवरलोडेड है मेरे पे। अब वहाँ से वो हमने औरत को भी फाइनेंशियली भी हर तरह के स्टेटस में हमने इक्वल रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस माँ की अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज और बाप का ओवर प्रेशर्ड होना, वो क्योंकि वो नस्ल उस चीज़ को बैलेंस नहीं रख पाई, मेच्योरिटी से उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई, उसके फ्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, और उसी तरह एक ने रिएक्टिव और एक ने बहुत ही डिल्यूजनल सी सोच में वही सब चीज़ें आगे ट्रांसफर कर दी और वुमेन चाइल्ड और मैन अच्छा, मतलब चाइल्ड बनते किसी रहे। की नाकामी नहीं है। जेन एक्स के बाद अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक इतना बड़ा चेंज आया है, दुनिया उलट पलट कर रह गई है। आपकी वो चीज़ें जो पहले कभी आपने सोची भी नहीं थी, वो आपके सामने आई, ईजाद हुई, घरों में पहुंची, ख़त्म हो गई, नई आ गई। सो अगर आप हमारी जनरेशन से पूछें तो हमें तो सच्ची बात यह है कि हम तो मुसलसल एडजस्ट ही करते चले जा रहे हैं। हम तो ऑन द स्लाइड ऑफ एडजस्टमेंट हैं। हम एक मुसलसल- इशू है जवाब भाई इसमें, आपने बात की ना बाजी, वो ये है कि देखें, हम यहाँ पे खड़े होके एक सिचुएशन का इशू हाईलाइट कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जिन पेरेंट्स को हम कह रहे हैं ना कि मैन चाइल्ड क्रिएट करें, वो बहुत खुश है। और वो बंदा क्या कहता है, मैंने जो नहीं मुझे मिला था मैंने अपने बच्चे को ला के दिया। जब तक उसके ऊपर इसको बर्डन, फखर से बयान हाँ, जब तक उसके कंधों पे वो जिम्मेदारी नहीं पड़ी कि भाई अब ये आगे नहीं संभालने जोगा और मैं मजीद इसका वजन नहीं उठा सकता, उस वक्त तक उसे पता ही नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। और इसके लिए शादी शुदा होना भी जरूरी नहीं है उस मैन चाइल्ड का। द मोमेंट पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो वो बच्चे को ऑटोमेटिकली ये अवेयरनेस हो जाएगी, ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि अब तो मुझे केयर टेक करने वाला मेरा कोई ये भी बात नहीं। आपकी 100% ठीक है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दूसरा होगा। यहाँ अब वो जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो उसकी अपनी ज़ात और उसके घर, उसके कारोबार, उसके माँ बाप के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। निकलना आसान है। उसकी वजह ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आंखों के पड़े हुए नज़र आ रही है, निकलती चली जानी है। यही वालिदैन एक फ़ैसला करते हैं और ये कहते हैं कि अब इसको इदारा बना के दे दो। वो उसको फैक्ट्री नहीं देंगे, हाले तू
ਐਸ काबिल नहीं होया तेनों अलग दुकान पा दी है, यही होगा ना। अलग दुकान नहीं खोल के देंगे, अलग ठिया नहीं देंगे, अलग गल्ला नहीं देंगे कि अभी तो मैच्योर नहीं हुए, लेकिन ये ज़रूर कर देंगे कि इसकी शादी कर दो ये तो ये मैच्योर हो जाएगा। मैंने जिस चीज़ को अलग किया था वो डिफेंस नहीं है, नहीं कहने की कोशिश कर रहा था कि पहले वाले फेज़ के अंदर इस बात का इम्कान ज़्यादा है और वालिदैन को शायद समझ भी जल्दी आ जाएगा कि यार इस फेज़ में निकाल लें, इस फेज़ में बेहतर कर लें, इस फेज़ में इसकी तरबियत कर दें। वो जो दूसरी वाली चीज़ है वो अगर आप गौर करें तो क्योंकि उनकी ज़िंदगियों का बुनियादी महवर व मरकज़ वही है कि उनका ख़ानदान आगे बढ़ना है, बच्चे की शादी होनी है, उसके बच्चे होने, तो नतीजा निकलता है कि वो सारी चीज़ें जो अपने लिए नज़र आ रही होती हैं, एक बाप खपरा होगा कि भाई ये काम में दिलचस्पी नहीं लेता, ये फैक्ट्री नहीं जाता, ये दुकान पे नहीं बैठता, ये मेरे साथ नहीं जाता, मेरे साथ कारोबार में शरीक नहीं होता, ये सब कुछ खपरा होगा। लेकिन जैसे ही एक दूसरी औरत के ऊपर उसको डाल देंगे तो ये वाला खप उसकी बंद हो जाती है। और दूसरी बेसिकली कॉम्बिनेशन में ही आता है मोस्टली, इट्स नॉट सेक्लूडेड। ये जो बात आपने दोनों बातें कही है ना, फेजेस आपने कही है, ये कॉम्बिनेशन में ही आता है। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आप जो है वो बात कर रहे हैं इंसान की कि जब आप उस मैन चाइल्ड को शादी के उस इंस्टीट्यूशन के अंदर डाल देते हैं और वो उसमें बन जाता है, हम बात यहाँ करें, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग कि इंसान, एक जीता जागता इंसान, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो एक वल्नरेबल इंसान जुड़ता है कि यार ये प्रोवाइड करेगा, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी पूरी पूरी लाइफ इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि अब आगे क्या होगा। तो जिसके लिए हम इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं, मैन चाइल्ड को डिस्कस भी करें कि अब उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो तो बहुत बड़े रिस्क में है। मैन चाइल्ड अब आया है, हमारे बचपन में मम्मी डैडी कहते थे इसको, एग्जैक्टली, बर्गर बॉयज कहते थे इसको, मामाज बॉयज, ये लाइन वैसे शुरू में आ जानी चाहिए। ये मामाज बॉयज कहते थे इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ ये नया नहीं है, फर्क एक है, आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी बहुत हो गई हैं। पहले भी भाई ये वालिदैन पीट रहे होते थे कि भाई तुम घर से नहीं निकलते, तुम खेत में नहीं जाते, तुम खेत में जाके काम नहीं करते, तुमने पानी नहीं लगाया, तुमने सुबह भैंस को नहीं देखा, सर्दी थी उसको बाहर बांध दिया, अंदर नहीं किया, ये सब कुछ हो रहा होता था। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएट थी और रिजल्ट भी इमीडिएट था, यानी भैंस अगर बाहर रह गई है रात को ठंड में तो ये नजर आ रही है, बीमार हो जाएगी, उसी वक्त नजर आ रहा है आपको। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो चाइल्डिश बिहेवियर पैदा हुआ है इसका रिजल्ट निकलना है जाके 8 साल बाद, वहां पे उसी वक्त निकल, तो किन वालिदैन को फौरन नजर आ जाता है कि यार ये हमारे बच्चे के अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर पैदा हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे होते हैं, जो उसके अंदर रख रहे होते हैं। वरना वो मम्मी डैडी बॉयज, बर्गर बॉयज, मम्मीज बॉय, फादर्स बॉय, ये मुसलसल हो रहा था, ये कोई नई चीज नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जो बात आप पहले कर रहे थे कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे होते और तब तक जब तक उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े होते, जब आप शादी कर रहे होते हैं ना ऐसे बच्चे की, ऐसे लड़के की, तो क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस उनके हिस्से में नहीं आ रहे होते तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के भी आप फारिग हो जाते हैं अपने कंधों से, बर्डन ट्रांसफर कर, तो टेक्निकली आप बर्डन ही ट्रांसफर कर रहे हैं और उसने गुजरना उसी प्रोसेस है, बट आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा नहीं बन रहे या आप उस प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट पार्टी नहीं है, तो आप इजीली दे के फारिग हो जाते हैं। फॉरगेट अबाउट शादी, जैसे शादी करके आप बर्डन ट्रांसफर कर देते हैं, अगर आप उसको कहें कि अब तुम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, सो अपने खाने का, रहने का, अपने आपको जिंदा रखने का, उधर वो पेरेंट्स ये बर्डन नहीं ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते, ये बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। सोचने की बात है कि इट्स वेरी इजी कि वहाँ कर दें और यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि दिस इज अ गेम चेंजर द मोमेंट यू विल डू इट। जैसे आपने जिबिल्लत की बात की थी, आपने कहा कि वहाँ पे जब मैंने ये पॉइंट बोला कि वो रियलाइजेशन नहीं होती, तो आपने कहा कि इट्स एन अर्ज कि यार मुझे एक पार्टनर मिल जाएगा, एक मेरी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। तो इट्स अ गेम चेंजर अगर पेरेंट्स आपको ये कह दें कि अब आप हो गए हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया है, आपके पास तालीम है कि आप अपनी रोटी कमा सकते हैं, and now you have to be on your own। इसमें एक मैन चाइल्ड बनाने में सबसे बड़ा किरदार एक और चीज़ भी कर रही है जिसमें हमने बिल्कुल बात नहीं की, हम सिर्फ पेरेंट्स पे बात करें, उसमें भी पेरेंट्स आ जाते हैं। लेकिन देखें, एक बच्चे को आपने अब जो ज़रूरियात आपने पैदा कर ली हैं, जिस तरह का एजुकेशनल स्ट्रक्चर आपने बना लिया, आपको 28 साल 30 साल तक उस बच्चे को घर से खाना देना है, घर से फ़ी देनी है, घर से संभालना है, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ऐसी नहीं थी। अब तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे बहुत मज़े से सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ इंजॉय करने के लिए 8-8 साल यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, और वालिदैन घर में कर्जे ले लेकर अपनी पेंशनों के पैसे दे दे के वो उनको पढ़ा रहे हैं कि ये किसी तरह से मास्टर्स कर ले और एमफिल कर ले। तो कई चीज़ें हैं जो पैदा हुई हैं, ये डिग्रीज के स्ट्रक्चर ने भी एक चीज़ पैदा की है। अब 25 साल 30 साल तक का बच्चा ही होता है,
वो वालिदैन पर ही डिपेंडेंट होता है। आप इसको ज़रा वापस ले जाए ना उस सिस्टम की तरफ जहाँ बच्चे को ये पता था कि वो 15-16 साल का हो गया है और वो अगर वो गोबर की टोकरी उठाने के लिए तैयार हो गया तो अब उसको बाप के साथ इतनी हेल्प तो करनी पड़ेगी। उससे भी तो बहुत पहले गाँव वो के अंदर 8 तो साल बच्चे का साथ 10 लग साल का भी जाते काम हैं। कर रहा है। वो माँ के साथ जब बेटी जा रही है उसको सुबह फजर के वक्त जाके गाय का दूध धो के लेके आना है, उसने सीखना है। ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिले कर दी हैं और वो उसके अंदर सारे के सारी डिपेंडेंस आपकी पेरेंट्स के ऊपर है। ऐसा नहीं है जैसे बाहर की दुनिया में अगर उन्होंने डिपेंडेंस ली थी तो उन्होंने साथ में ये कर दिया था कि अब तुम्हें यहाँ तक हाई स्कूल हमने करा दिया, अब जाके खुद पढ़ो, बाहर जाना है और खुद अब आप करना बाहर है। जाओ, Yes. अपना करो, लोन लो, जो मर्जी करो, एड लो और फिर जाके अपनी अगली एजुकेशन करो और अपने आप को बेहतर करो। मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी वालिदैन ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। वो बच्चे को 25-30 साल तक सपोर्ट कर रहे होते हैं इन देयर एजुकेशन। अच्छा, इसमें एक लोग ये कहेंगे कि अच्छा फिर बच्चों को ना पढ़ाएं। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है उनको खुद पढ़ने दें। यानी आपने एक बेसिक ब्रॉड बेस एजुकेशन उनको दे दी, उसके बाद बच्चा अब अपना काम करे, मार्केट में निकले, खुद कमाए और जॉब करे। दुनिया भर में लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, इधर उधर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी। जिस बच्चे को आप 30-32 साल तक घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं और उसका एसी भी बंद नहीं होने देते कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो ये तो होगा। और ये एक और चीज़ जो मैंने देखा, जो हमने ही अपनी लाइफ के अंदर शिफ्ट देखा, जिसका बहुत बहुत मेजर, जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है और जिसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और अब मैं देख रही थी कि हार्वर्ड की एक 75 साल की स्टडी के नतीजे के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई थी, ये जो होम चोर्स हैं, जो घर के अंदर हेल्पिंग हैंड बनना है, ये कितनी बड़ी पर्सनालिटी के अंदर आपकी चीज़ों को डेवलप कर रहा होता है। एक बच्चा सुबह उठ रहा है, वो अपना बिस्तर बना रहा है, अपने स्कूल के जूते खुद पॉलिश कर रहा है, अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है, अपने माँ के साथ टेबल लगवा रहा है, सब्जी काटने के उठा के लाने में हेल्प कर रहा है। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ जब आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं तो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है कि आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपका माहौल के लिए उसके अंदर आपने अपनी एक पॉजिटिव इनपुट देनी है और उससे कोई किसी के लिए तकलीफ नहीं बन रही। एक पैटर्न डेवलप हो रहा है ना। तो ये हमने अब की पेरेंटिंग के अंदर भी मैंने देखा कि घरों के अंदर कंप्लीटली छोटे बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं, लड़कियां अभी तो पढ़ रही हैं, लड़कियां काम नहीं कर रही, खाना पकाना उसे एक तक मैट्रिक तक सीख जाती थी, मास्टर्स तक नहीं सिखाते, पढ़ने के बाद सीख लेंगी, फिर एप्टीट्यूड नहीं डेवलप होती। तो वो सारी चीजें फैकल्टीज डेवलप ही नहीं होती जो एक बहुत बड़ी चीज को, ट्रेट को फैसिलिटेट करती है बाद में जाके। अब इसमें भी मसला ये नहीं कि खाना पकाना नहीं सिखाना। आप देखें वहाँ पे खाना पकाना ना सिखाना मसला ही नहीं है। ये नहीं समझा जा रहा है कि वो खाना पकाना सीखना असल में एक पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। मैं जो भी बात करी थी ना कि ये एक्चुअली पिछली पेरेंट्स का आगे वो बोझ आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। वो जो माँ आज ये नहीं सिखा रही, बेशक उसके पास कुक मौजूद हो, बेशक उसको पता है कि बेटी ने भी आगे जहाँ जाना है वहाँ कुक शेफ होगा, उसको ज़रूरत नहीं है कुकिंग आने की, लेकिन एक लाइफ स्किल के तौर पे उसको किसी भी एक नेगेटिव इमोशन के साथ जोड़े बगैर, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो ड्राइविंग करना हो, चाहे वो गाड़ी धोना हो, चाहे वो गार्डनिंग करना हो, ईच एंड एवरी थिंग, वो सब चीज़ें हमने क्योंकि किसी ना किसी एक इमोशन के साथ जोड़ के पिछली जनरेशन ने, वो अब अगली जनरेशन को, उनको ये लग रहा होता है कि अगर बेटी को मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ तो क्या मैंने इसको पढ़ाया इसलिए कि ये हांडी चूल्हा करे। हम उसको लाइफ स्किल के तौर पे नहीं सिखा रहे, हम उसकी पर्सनालिटी नहीं डेवलप कर रहे। हम एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि जो एक मुश्किल मेरे पर आई कि मैं पढ़ते हुए आई और आके मुझे चूल्हे के आगे खड़ा कर दिया गया और मैं उस चीज़ पर जज हुई, अब वो जो उस वक्त की इमेच्योरिटी थी कि मैंने उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाई, मैं या उसका विक्टिम बन गई या मैं विलन बन गई। उस सिचुएशन में मैं क्योंकि अपनी बेटी को नहीं डालना चाहती तो मैं उसको उस सिचुएशन से ही निकाल लूँगी। अभी जो बात आप कह रहे थे कि हम उसको उस सिनेरियो में जाने ही नहीं देना चाहते, तो पीछे ये वही वाला माइंडसेट है कि माँ की अपनी महरूमियाँ या इनसिक्योरिटीज़ या अपने ट्रॉमास और बाप का वो ओवर प्रेशर्ड होना, वो कहीं ना कहीं आगे बच्चों में ट्रेवल करेगा। बाप के पास उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो एक गाड़ी धोने के लिए किसी को रख सकता या एक ड्राइवर अफोर्ड कर सकता। वो सुबह से लेकर रात तक पूरे ख़ानदान के पिक एंड ड्रॉप्स करता था अकेला, उसके पास मार्जिन नहीं था कि बीमारी या खुशी गमी एनीथिंग। अब वो आगे अपने बच्चे को ये फैसिलिटी कंप्लीटली देना चाहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है गाड़ी सीखने की, ड्राइवर है तो सही भाई। वो एक बेसिक चीज़ है जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, हम वो उसको नहीं सिखा रहे। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो जनरेशनली आगे ट्रेवल करती जाएंगी। हमने पेरेंटहुड को डिस्कस किया, वहाँ पे ये चीज़ बहुत अहम है कि बच्चे को रिस्क लेना सिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है।
अगर हम इसको अदा नहीं करेंगे तो डेफर होके कर्ज की सूरत में आइंदा आने वाली नस्लें अदा करेंगी। किसी ना किसी को अदा करना है। वो एक पुराना सा घिसा पिटा एक लतीफ़ा है कि एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि खाना आप खाएं, बिल आपका पोता अदा करेगा। तो एक शख्स चला गया, उसने खाना अच्छे तरीके से पेट भर के खा के वापस निकलने लगा तो मैनेजर ने रोक लिया। उसने कहा जी कि ये बिल, उसने कहा बिल तो मेरा पोता अदा करेगा। उसने कहा ये आपके दादा का बिल है। तो वो कर्ज की सूरत में नस्लें वो जिम्मेदारी अदा करेंगी, पेरेंटहुड। दूसरी चीज़, जहाँ मियाँ बीवी का ताल्लुक आ जाता है, उससे पहले ये चूज़ करना कि कैसा रिश्ता होना चाहिए लड़की के लिए मेरी ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखना जिस हद तक भी देखा जा सके कि उसका होने वाला शौहर जिम्मेदारियां आगे बढ़ के ले रहा है या नहीं ले रहा। पुश करना तो मजबूरी बन जाती है, जिम्मेदारी पुल करके खुद लीड करना, अपनी ज़िंदगी को खुद ड्राइव करना, ये एक मैनहुड है। और यही सूरत हाल मर्द की तरफ से भी। बचपन एक ज़माना होता है, वो बीत जाता है। उसके बाद जवानी होती है जिसको निभाना होता है, और उसी से इदारा भी बनेगा, उसी से माशरा भी बनेगा। हम अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, खारजी उमूर की और उन अनासर की। आईना बदलने से दुनिया नहीं बदलती, जो आईने में मौजूद शख्स नज़र आ रहा है उसको बदलने से बदलती। तो अपने ऊपर गौर करना चाहिए जब भी ये रियलाइजेशन हो, और अपनी बेहतरी के लिए तरफ जाना चाहिए। तो मैं, जैसे हम अभी सॉल्यूशंस पे बात कर रहे थे, तो मैं अभी सोच रहा था कि हम शायद इस तरह सोचते हैं कि एक कोई ब्रीड ऑफ पीपल है जिनमें सब प्रॉब्लम है और मुझ में नहीं। तो अगर हम सोचें तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है कि हर इंसान में प्रॉब्लम है। मैं और आप अपने कई तरह के प्रॉब्लम, खा वो ऑफिस लेवल के हो, मैन चाइल्ड को साइड पे रखते हैं, हम उनके डेली हल कर रहे होते हैं। हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम है जिसका तुमने हल करना है, और हम शुरू कर देते हैं। कितनी सक्सेस होगी देखी जाएगी। सो हमें इर्द गिर्द से इंडिकेशंस मिल रहे होते हैं, अवेयरनेस आ रही है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, हम कोई जबिली जानवर नहीं है कि हम रीथिंक ना करते हो। उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों की बात हो रही है कि वो एक बहुत हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम में फंसे हुए नहीं हुए। नॉर्मल लोगों के अंदर नॉर्मल इन्फ्लुएंस उनको डेली मिल रहा होता है, यार दोस्त टिचकर कर रहे होते हैं, टीवी के ऊपर देख लेता है, इस तरह की पॉडकास्ट वगैरह भी लोग देख रहे हैं, ये सारे मामला। तो हमने ये सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलानी है कि ये प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन इंसान खुद भी सोच सकता है। गांधी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अक्सर वो जुमला बोलते हैं कि वो उन्होंने अपनी तरबियत नहीं की होगी। अब ये बात कितनी अजीब है कि हम तरबियत डाल के बैठे हैं पेरेंट्स के ऊपर, जिन्होंने करनी ही करनी है, उसको डिनाई नहीं किया जा रहा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब आईडी कार्ड बनता है और अडल्ट का टैग लग जाता है, तो मतलब कि अब वो सीखे वैसे खुद को खुद इम्प्रूव करेगा। तो हमें सोचना चाहिए, हमें एक्सटर्नल अवेयरनेस इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, हर इंसान को आ रहे होते हैं। बहुत कोई प्रॉब्लम में ट्रॉमेटाइज ना हो तो हो, उसके सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे और फर्दर। लेकिन बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक जाते हुए हर इंसान अपनी तरबियत कर सकता है। हमने, जैसे हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, लाहौर के अंदरून मोहल्लों के दोस्तों के साथ वक्त गुजार के अपने कई प्रॉब्लम्स हल की, जो कि आज किसी को बताएं तो वहाँ पेरेंट्स जाने नहीं देते। हालांकि वो आपको लाइफ सिखा रहे होते हैं, वो उस लाइफ में जी रहे होते हैं जिससे हम डर रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल हैं। तो हम अगर कोशिश करें तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स भी, वो भी ज़िंदगी गुजार के गए हैं, गलतियां कर गए होंगे, थोड़ा सा उनको माफ़ कर दें। हम इस वक्त पे मैं अपनी तरबियत की जिम्मेदारी लूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ दूसरों को भी, खुद को भी। मेरे ख्याल में इसका हल हमें फैमिली स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, पेरेंटिंग में भी, और जैसा अभी आपने कहा कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर्स में भी, कि दोनों जगह पर हम बच्चे को ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं करें। और मुझे लगता है बाज़ दफ़ा जब हम ये बात करते हैं कि ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करना, तो उसमें हम जो एक बेसलाइन हम अपने जहन में कुछ पॉइंट्स रखते हैं, वो ये रखते हैं कि हमारे पास जो जो गिवन सिनेरियोज़ हैं, हम उनसे बच्चों को एक दफ़ा गुजारते हैं। बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बच्चों, बहुत सारे फियर्स ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल में इस सब के साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अनसीन को हैंडल करने की कैपेसिटी होना, ये मैच्योरिटी होना कि हाँ, अगर मेरे पे कोई ऐसी जिम्मेदारी आ गई है, वो कोई नागहानी चीज़ भी हो सकती है, वो कोई डिज़ास्टर भी हो सकता है, वो किसी भी तरह की इमोशनल या फिज़िकल कैपेबिलिटी ना होना भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें, उसको हैंडल किस तरह से करना है। आपने उस पर ग्रम्बल करने लग जाना है, वाई मी के नारे लगाने लग जाना है, या आपने दूसरों को ब्लेम करने लग जाना है, या आपने उस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करना है,
इस कैपेसिटी के साथ कि हाँ मैं एक इंसान हूँ, मैं यहाँ पर एक टेस्ट के लिए भेजा गया हूँ, ये सब जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है मैं इस सब के लिए जवाबदेह हूँ और यही सब मेरा टेस्ट है, मैं कंफर्ट्स के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए यहाँ नहीं हूँ। वो सब मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम है। अदरवाइज़ ये है ज़िंदगी टेस्ट ही, और इस टेस्ट में मेरे साथ कुछ सीन चीज़ें, कुछ गिवन सिनेरियोज दिए हुए होंगे। जैसे कुरान में अल्लाह ने हमें बहुत सारे सिनेरियोज बताए हुए हैं। अब क्या कुरान में भी अल्लाह ने जो पिछले कौमों के एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस बताई हैं, क्या हमारे साथ सिर्फ वही हो रहा है? नहीं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी और IT वगैरह, यही सब देख लें, कितना बड़ा टेस्ट है हमारा। अब इन सब चीज़ों में मैच्योरिटी कहाँ आती है? अनसीन सिचुएशन एक आ गई या अननोन एक आपके पास एक टेस्ट आ गया, उसको आपने हैंडल किस तरह करना है, वो आप मैच्योरिटी के बगैर नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप स्टेप इन कर गए, वहाँ से आप स्टेप आउट किस तरह से करते हैं ये आपकी मैच्योरिटी डिसाइड करेगी। तो मेरा ख्याल है बच्चों को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करना कि हर चीज़ आपकी फेवर में नहीं जा सकती, मुश्किल सिचुएशंस आ सकती हैं, और उस मुश्किल में कंटेंटमेंट और बेहतरी की उम्मीद, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं मेरा ख्याल है अगर ये हम खुद भी और अगली जनरेशन्स को भी अगर हम ये हर वक्त जहन में रखें तो हम समहाउ मुश्किल सिचुएशंस में से भी ग्रेसफुली बाहर निकल सकते हैं, और वो एक इमेच्योरिटी का टैग निकल सकता है उसमें। I would like to end this by saying कि हमें as parents fear based parenting नहीं करनी चाहिए, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वो वाइफ हैं जिसके हिस्से में मैन चाइल्ड आ गया है तो आपको fear based decisions और choices नहीं लेने चाहिए। एंड इफ़ यू आर दैट पर्सन जो कि एक मैन चाइल्ड है, तो आपको चेंज और ग्रोथ की तरफ बढ़ने से डरना नहीं चाहिए। अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ फियर जो है वो जनरेट नहीं करना चाहिए। सो अगर आप अपनी इन सब चीज़ों में से फियर को निकाल देंगे तो शायद आपका ब्रेन पैरालाइज नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे नो वन इज़ परफेक्ट बट यू विल स्टिल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। मेरा ये ख्याल है कि हाँ, ये वाली बात कि पेरेंट्स जितना जानते हैं उसमें अपनी बेस्ट करने की कोशिश, वही जैसे आपकी वाली बात है कि उसके अंदर बहुत प्रोटेक्टेड वाली चीज़ें ना हो। हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों के कैपेबल होते हैं, सिर्फ हम अपने लाड प्यार के अंदर उनको वो जगह ही नहीं देते जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें और उसको डेवलप कर सकें। और दूसरा, अगर आप बच्चों वाली स्टेज से निकल गए हैं तो अपने हिस्से की ना की हुई चीज़ों को दूसरों पे ये ज़्यादती वाली बात है, ये एक सोची समझी ज़्यादती है जो बहुत से लोग हम में से करते हैं। और जब आप उस जगह के ऊपर हैं जहाँ पे आप एक ऐसे पेरेंट का प्रोडक्ट हैं जिनकी दानिस्ता या गैर दानिस्ता प्रोसेस के नतीजे में आपकी वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकी, तो ज़रूर इस चीज़ अपनी अकाउंटेबिलिटी का खाना जो है ना वो खोल के रखें। स्टिमुलाई हमेशा मिल रहे होंगे, आप एक पूरे मुकम्मल ह्यूमन बीइंग हो बन के पैदा हैं, किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनने देना। बेहतरी के लिए आप किसी भी चीज़ को अगर एक्सक्यूज़ बनाना शुरू करेंगे, इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। आप प्रॉब्लम, अगर कोई भी कह रहा है तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझ के उसको इस तरह से डील करने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपके लिए भी कोई बेहतरी हो रही है, और इवेंचुअली सारी चीज़ों के बिगर स्पेक्ट्रम में आप एक हिस्सा बने, एक बिल्डिंग ब्लॉक के एक दीवार के एक ईंट लग रहे हैं जो मैटर करेगी इवेंचुअली। सो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं इसका सलूशन ये प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले तो एहतियात है कि जो मैन चाइल्ड जो एक इंसान बन जाता है एक्सट्रीम केसेस के अंदर, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, उनको शादी के इदारे से दूर रहना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि इमोशनली उतने मैच्योर नहीं होते, इमोशनली अरेस्टेड होते हैं और उनके बहुत सारे, और वो डिफेंस मोड के अंदर आ जाते हैं व्हेन दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द शूज ऑफ अ हस्बैंड। एंड इवन वर्स्ट केस सिनेरियो इज के जब उनके साथ फाइनली व्हेनेवर दे हैव किड्स, दे विल बी ना कि वो सिर्फ फादर के शूज़ को फुलफिल नहीं कर सकेंगे, वो शूज़ एम्प्टी होंगे, बल्कि वो साथ में खड़े हुए भी होंगे। वो बेस्ट केस सिनेरियो है जहाँ पे एक मदर कुड कॉम्पनसेट फॉर द मिसिंग फादर बट स्टिल देयर इज अ मिसिंग फादर सिंड्रोम। सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे लगता है कि मैन चाइल्ड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो बीमार आदमी है, जो विक्टिम है, वो खुद अपनी बीमारी को समझ नहीं सकता।
इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई मैन चाइल्ड है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई अ मैन चाइल्ड, यू शुड हेल्प हिम सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपने उससे उसकी बीमारी का अंदाज़ा करवाना है और उस तक प्रोफेशनल हेल्प पहुंचवानी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग जो अंदर से खुद से एक आदमी रियलाइज़ करके ठीक होता है। दिस इज़ समथिंग जो अगले बंदे को हेल्प पहुंचे, जिसके अंदर आपको अगले बंदे को ज़बरदस्ती हेल्प पहुंचानी पड़ती है। आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूं कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे बात, लेकिन आप सब लोगों ने बयान कर दिया कि मैन चाइल्ड क्या होता है, उसको कैसे देखा जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसको हल कैसे करना है। मैं ज़रा पीछे जाऊँगा हल की तरफ जाने से पहले। मेरा ये ख्याल है कि हमें पहले पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि ओवर पेरेंटिंग बंद करें, बच्चों को आज़ाद छोड़ दें। वो खुदा ने भी ऐसी छोड़ के भेजे हैं। आप जब दुनिया में आए हैं तो आप देखें खुदा ने दुनिया का निज़ाम कैसे बनाया है। उसने यहाँ से तमाम यानी बुराइयों को ख़त्म नहीं कर दिया, बुराइयों को मौजूद रखते हुए आपको शऊर दिया है और शऊर देकर आपको दुनिया में भेज दिया है। वो अपने हिस्से की जो बुराइयाँ हैं वो आपको करनी है, जो हमाकतें हैं उनसे आपको गुज़रना है। इनसे गुज़रने के बाद आप एक प्योरिटी की स्टेज पर आते हैं जिसको खुदा ये कहता है कि अब मैं तुम्हें कबूल करूँगा या नहीं करूँगा। यही होगा ना। तो आप बच्चे को उस प्योरिटी की स्टेज पर आने दें, उससे निकल कर, तो उसको थोड़े अरसे के लिए आज़ाद छोड़ दीजिए। आप पेरेंटिंग का मतलब ये है कि आप हेल्पफुल हों, आप साथ चलें, आप लेकर चलें, तो बच्चे के अंदर खुद ब खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी जो उसको मैन चाइल्ड नहीं बनने देंगी। दूसरी बात यह है कि अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चे के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें पैदा हो गई हैं और अब वालिदैन को अंदाज़ा हुआ कि ये हो गई हैं, तो अब भी एक ही हल है, और वो ये कि उसको छुई मुई बनाने की बजाय और उसकी उस ज़िद में शामिल हो जाने की बजाय या उसकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर पूरा ना उतरने को ग्लोरीफाई करने की बजाय आप उसको उस टफ़ टाइम से गुज़रने दें और उसके अंदर डाल दें, बजाय इसके कि आप उसको एक मज़ीद हिचकोला देकर कोशिश करें कि ये शादी कर ले और शायद बेहतर हो जाए। पहले उसको उस स्टेज पर लेकर आएँ जहां आपको ये लगे कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके घर में मौजूद हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहा तो किसी और के आने के नतीजे में भी नहीं कर पाएगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही अल्टीमेटली उस पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ख़ास तौर पे हमारे माशरे से मुतल्लिक है और मेरे ख़्याल से एक बड़ा हल है, वो ये कि हमें बच्चों को जल्दी कामों में डालना चाहिए। हमने ये पिछले 20, 25, 30 साल में ये कोई अजीब चीज़ देखी है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हम 30, 32, 34, 35 साल तक बच्चों को पाल रहे होते हैं। यानी 58, 56 एवरेज एज है पाकिस्तान में, 60 हो जाएगी। इस दौरान में आप जब एक बच्चे को 30-35 साल तक वो स्पून फीडिंग करते रहते हैं, फीडर दे के रखते हैं, तो वो बच्चा जिस वक्त बाहर जाता है तो उसको तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो पीछे से बहुत सारा बैगेज लेके आ रहा होता है। तो आपको उस बच्चे को जल्दी कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी क्या है, माँ बाप को अपनी वो अनाएँ ख़त्म करनी पड़ेंगी जिसमें उनको किसी को ये बताना होता है कि हमारा बच्चा मास्टर्स है, ये PhD है, ये फ़लाँ है, इसने तो ये फ़लाँ जॉब कर ली है, ये तो मल्टीनेशनल में काम करता है, ये तो इतना कमाता है, इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास तो आईफोन है, इसके पास फ़लाँ है। इससे निकलना पड़ेगा। आपको बच्चे को एक स्ट्रगलिंग टाइम में लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ, हमारे ही मुल्क में कराची में बहुत सी बिज़नेस कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो यही काम करती हैं। वो बच्चे को जिस वक्त अपने बिज़नेस में भी लाना होता है तो बड़ी नीचे से शुरू करवाते हैं, क्लरिकल काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसको शागिर्दी में जाना कहते हैं। तो बच्चा यानी उससे गुजर कर कुंदन बनकर निकलता है। मेरी जो 3 ही दरख्वास्तें हैं, मैं इसको आखिर में कंसाइज करके बयान कर देता हूँ। बचपन है, उसमें ओवर पेरेंटिंग ना करें, इसको निकल जाने दें बच्चे को। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने बीज उगाया और उसके बाद आपने मिट्टी में हाथ डाल के तना बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। ये नहीं हो सकता। पौधा निकलेगा, उसके ऊपर कुछ बरगोबार आएगा, उसकी कुछ शाखें निकलेंगी, फिर वो असल में अपनी कोंपलों के अंदर से फूल निकालने लगता है। ये है आपका काम, आपने गोडी करनी है। आप दरख्त के साथ कुछ नहीं कर सकते, उसके फूल तब निकलेंगे जब आपने अपना काम पूरा किया है, आपने पानी दे दिया है, हिफाजत कर दी है, कोई बकरी को मुर्गी इसको खा ना जाए, कर लिया है, उसके अंदर खाद डाल रहे हैं, गोडी कर रहे हैं, यही काम है आपका करने का। बस ये कर दें और उसके बाद उस बच्चे को छोड़ दें, वो गलतियां करे, वो हमाकतें करे, इसी को सीखेगा, इसी से वो मैन चाइल्ड नहीं बनेगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि अगर कोई ऐसा है तो उसका तरीका वही है, यानी आपको फिर उसको वो स्विमिंग के लिए उस पूल में उतारना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। और तीसरी बात मैंने आपसे ये अर्ज़ की है कि ये जो हमारे यहाँ निज़ाम बन गया है, बच्चे को 30-35 साल तक स्पून फीड करने का, उसको पढ़ाने का, लिखाने का, उसको एक प्रोसेस से गुजारने का,
मुझे ये लगता है कि ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और ये शायद और ज़्यादा मुसीबतों का बायस बन जाएगा। बच्चों को कामों में लेकर आएँ, उनसे कहें कि वो अपने कामों के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसमें कंप्लीट करें, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी से करें, ख़ुद कमा कर करें। तो ये जो आपको बहुत ज़्यादा एक सिंड्रोम बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कुछ कमी आ जाएगी। मैं जवाद भाई और तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोगों की सहर हासिल गुफ्तगू से इंशाल्लाह लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।